फिर बढ़ेगी आपकी ईएमआई। आरबीआई ने आधा परसेंट महंगा किया कर्ज। ग्रोथ का अनुमान भी घटाया, लेकिन आगे की पेश की अच्छी तस्वीर। कहा देश की इकोनॉमी मजबूत। 16% क्रेडिट ग्रोथ को भी बताया पॉजिटिव सिग्नल। पॉलिसी के बाद बाजार में जबरदस्त तेजी। निफ्टी 17,100 के पार निकला। निफ्टी बैंक में 1000 पॉइंट से ज्यादा का उछाल। आज बैंक, एनबीएफसी, मेटल शेयरों में जोरदार खरीदारी। सितंबर में गाड़ियों की बिक्री के आंकड़ों से पहले ऑटो शेयरों ने पकड़ी रफ्तार। करीब 1.5% उछाल निफ्टी ऑटो इंडेक्स, मारुति अशोक लेलैंड और हीरो मोटोकॉर्प में भी करीब 2% का उछाल। और कल बढ़ेंगी नेचुरल गैस के दाम। 35 से 40% हो सकती है बढ़ोतरी, लेकिन भाव बढ़ने से पहले सिटी गैस कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट। 5% से ज्यादा टूटे आईजीएल और एमजीएल के शेयर। और कल से 5G क्रांति की होगी शुरुआत। पीएम मोदी करेंगे लॉन्च। मेगा कार्यक्रम में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी समेत इंडस्ट्री के कई दिग्गज होंगे शामिल। 5G लॉन्च से पहले टेलीकॉम शोरूम में रौनक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं हर्षिता सावंत, मेरे साथ है वीरेन। और भारतीय बाजारों में खरीदारी लौटी है, रौनक है राधा आप कह सकते हैं। आज एक बड़ा इवेंट था और सभी ने तय कर लिया था, या फिर बाजार में इसी की सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक का हूबहू आरबीआई के शक्तिकांता दास ने, गवर्नर साहब ने ठीक वही कहा। लेकिन उसके साथ में कुछ और टिप्पणियां की कि भारत की स्थिति दरअसल विदेशी मार्केट्स और विदेशी इकोनॉमीज की तुलना में काफी बेहतर है। महंगाई की चिंता है, लेकिन महंगाई दूसरी छमाही में 6% तक आती हुई दिखाई देगी, यानी कि इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी दोहराया कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7% के आसपास ही रहने की उम्मीद है FY23, यानी कि इस वित्त वर्ष के लिए। तो आउटलुक बिगड़ा नहीं है, उसी को लेकर बाजार आश्वस्त नजर आया। और फिर निचले लेवल से क्या तेज रिकवरी देखने को मिली है। 17,137 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी कारोबार कर रहा है, काफी कंफर्टेबल है। निफ्टी बैंक में तो बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। कल के मंदी के सौदे पूरी तरह से रिवर्स होते हुए इनफैक्ट कुछ तेजी के सौदे भी अटेम्प्ट किए गए हैं। लगभग 1100 अंकों का उछाल। और इसमें मिड कैप्स का भी हाथ है, जहां पर मिड कैप इंडेक्स में सुबह में इनफैक्ट थोड़ा सा फ्लैटिश ट्रेड कर रहा था, लेकिन रिकवरी बाकी बाजार में आई तो ये भी पीछे नहीं रहा। यहाँ पर भी जोश देखने को मिला है। तो अब हम कह सकते हैं कि अक्टूबर सीरीज की शुरुआत तो एक पॉजिटिव नोट पर हो रही है। लेकिन एक नजर विदेशी मार्केट्स पर भी रहेगी, उसका एक जायजा लेंगे कि अमेरिका में हो क्या रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स मैंने जब लास्ट चेक किया था उसमें एक पुल बैक था। कल की करीब 200 पॉइंट की गिरावट के बाद 100.2 पर नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहा था, तो उस पर नजरें होंगी। वीरू, गुड आफ्टरनून। लेकिन ये जो रिकवरी स्क्रीन पर है वो आश्वस्त करेगी कि अभी भी तेजी के हाथ इस मार्केट में हैं, वो गायब नहीं हुए। बिल्कुल बिल्कुल हर्षिता। और बेहतरीन दिन अगर आप देखें, अक्टूबर की सीरीज का पहला दिन। और हर्षिता जानती है कल जब एक्सपायरी हुई तो स्टैट्स सारे खराब थे। यकीन मानिए एफआईएस की फिगर्स और उनकी अप्रोच, उनकी कॉल राइटिंग के स्टैट्स, उनके अगर आप देखें इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स की शॉर्टिंग। हर्षिता आप यकीन मानिए डॉक्टर साहब वो सुबह वाली जुलाई अगस्त सितंबर के नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वाली जो फिगर मैंने आपको सुबह दिखाई थी उसको दिखाइएगा। हर्षिता करीब 1,22,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ एफआईएस ने इस सीरीज की बिगिनिंग की थी। ये देखिए हर्षिता, ये जो बार नीचे आ रही है ना, ये लाइन, ये इंडिकेट करती है कि शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स उनके कैपिटलाइज करे थे। दरअसल ये नीचे आ रही है, इसका मतलब ये माइनस में है, ठीक है ना। तो 1,22,000 कॉन्ट्रैक्ट, बट ये एग्जैक्टली जुलाई के फर्स्ट डे के सिमिलर थी, करीब 1,22,000। तो हमने एक बहुत शॉर्ट बाजार की ओपनिंग थी आज, बहुत शॉर्ट साइड पर अगर आप देखें वही खड़ा था। और एक और चीज़ हर्षिता, दो बातें थी। रिलायंस, HDFC बैंक, LNT में दिग्गजों में बहुत सारे शॉर्ट्स कैरी हुए थे इस सीरीज के लिए। लेकिन हमारी क्लियर कट अप्रोच थी कि आज आपको बाजार को कैसे अप्रोच करना है। इट्स अ फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज। क्लियर कट मैसेज देगा बाजार पॉलिसी के बाद। सो ट्रेड पोस्ट पॉलिसी कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था। लेकिन पॉलिसी पहले से पहले हर्षिता इन दो स्टॉक फ्यूचर्स ने, रिलायंस ने और HDFC बैंक ने क्लियरली रिफ्लेक्ट कर दिया था कि दिस डे बिलोंग्स टू अस। आप यकीन नहीं मानेंगे हर्षिता, पॉलिसी से पहले रिलायंस ने एक टिपिकल कैंडल रिवर्सल की जितनी भूमिका होती है वो निभा ली थी।
पूरी कर दी थी। खैर, अप्रोच क्या थी सुबह सुबह? अप्रोच ये थी कि निफ्टी को आपको दो सर्कमस्टेंसेस में बाय करना है, पोस्ट पॉलिसी बाय करना है। एक है 16,910 और दूसरा पॉइंट होगा 17,040। दोनों ही पॉइंट्स पे एक पहली रणनीति के मुताबिक आपको 200 सवा 200 पॉइंट का और दूसरी रणनीति के मुताबिक आपको 150 पॉइंट का स्विंग मिला। और 17,040 के ऊपर इट विल बी अगेन विल टच हायर लेवल्स। इस वक्त का डेटा क्या कहता है? याद रखिएगा हर्षदा, 5 अक्टूबर और साथ ही साथ मंथली कॉन्ट्रैक्ट के डेटा पर इस ओपनिंग का और इस क्लोजिंग का बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। आइए देखते हैं ऑप्शंस के स्टैट्स क्या कहते हैं। निफ्टी को अगर आप बिना किसी डेटा के बीच में देखें हर्षदा, तो आज का लो इस दौर का नया लो था। हमने पार किया पहले 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और हमने करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 17,090 पे अपना 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी पार कर लिया। सो अगर मैंने सुबह लॉन्ग किया है तो मैं क्या करूं? आपके स्क्रीन पर एक चीज आपको झलक रही होगी, क्या है वो? बिटवीन टू स्ट्राइक्स 16,900 एंड 16,800। हर्षा, ये दो पुट ऑप्शंस यहाँ पे गौर करने लायक हैं। क्यों? क्योंकि इसी के बीच में आता है आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पे करीब आउटस्टैंडिंग वाई 90 लाख का है, जिसमें से करीब करीब 35 और 30, आप समझ लीजिए 30, 40, 50, 60, करीब करीब 64 लाख पुट आज भी की हैं। दैट्स गुड। सो आप देख सकते हैं कि पुट राइटर्स के पास स्ट्रॉन्ग यहाँ पे अगर आप देखिए कन्विक्शन है। कॉल राइटर्स के पास अगर कहीं कन्विक्शन है हर्षदा फॉर द टाइमिंग, तो वो कहीं ना कहीं 17,200 की डिजेक्टरी में है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर एज अ डे ट्रेडर आपने सुबह ट्रेड लिया था, इट्स गुड, प्रॉफिट्स को आप बुक कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। इट्स फ्राइडे, यूएस फ्यूचर्स अप हैं, लेकिन पैसा वही जो आ जाए। तो अगर प्रॉफिट ले लिया, कमा लिया है, तो आप बुक भी कर सकते हैं। और अगर आपका एक पोजिशनल व्यू है हर्षदा, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू एट रिस्क रखना पड़ेगा, और वो है करीब करीब 17,020 और 16,980। इस ट्रेजेक्टरी में आपके स्टॉप लॉसेस आएंगे। उससे पहले का अगर आप कोई स्टॉप लॉस लगा देंगे तो वो 2 मिनट में उड़ जाएगा। सो अगर आपने पैसा कमा लिया है, 17,200 पे कॉल राइटर है, तो उसको कैश में कन्वर्ट करिए। अदरवाइज इफ यू वांट टू कैरी, वीकेंड रिस्क आपको लेना पड़ेगा और आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस 16,980 के आसपास आता है। ये रही निफ्टी पे अप्रोच। नाउ लेट्स टेक निफ्टी बैंक। हर्षदा, क्लियर कट मेरी सुबह अप्रोच थी कि देखिए, जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना, हर जगह अप्लाई होता है। जो जहां जितना गिरा, जितनी तीव्रता से गिरा, उतनी तीव्रता से रिकवर भी होगा। सो लीडिंग इंडिकेटर विल बी निफ्टी बैंक फॉर दिस सेशन। ये सुबह बात हुई थी आशीष और मेरी खुल के। थोड़ा मुश्किल था बट क्रिटिकल था कि पोस्ट पॉलिसी अगर 38,040 38,040, दरअसल सुबह हर्षदा इसी स्ट्राइक पे सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई था। 38,000 की कॉल पे सुबह सुबह करीब कल क्लोजिंग बेसिस पे 9.68 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई था। द मोमेंट यू विल क्रॉस 38,040, यू विल गेट अ ह्यूज स्विंग। आपको एक अच्छा स्विंग मिलेगा। और अब देखते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी बैंक क्या कर रहा है। हर्षदा, अगर आप इस प्राइस को डिफाइन करना चाहें ना, 38,726 क्या है ये वो है जिसको आपने 26 सितंबर को वॉलेट किया था। ये एग्जैक्टली निफ्टी बैंक का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये मायने रखता है। आइए देखते हैं कि ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं और वो किस जोन में निफ्टी बैंक के जाने का अगर आप देखें प्रोजेक्शन दे रहे हैं। आप देख सकते हैं हर्षदा कि बड़ा कॉल राइटर अब 39,000 की स्ट्राइक पे है, विच होल्ड्स अप्रॉक्सीमेटली 22.42 लाख आउटस्टैंडिंग वाई। और यहाँ पे स्क्रीन पर जो नियरेस्ट पुट राइटर है वो है 38,500 पे। याद रखिएगा, एक लॉजिकल स्टॉप लॉस इस डेटा के मुताबिक आता है 38,480 और 510 के जोन में। इस 250 पॉइंट के नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस पे करना होगा। मेरे ख्याल से हर्षदा 39,000 के सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं, बिकॉज योर फॉलोइंग 10 डे में जो आपका गिरता हुआ 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो आ रहा है 39,000 के जोन में, और 39,000 पे ही बड़ा कॉल राइटर है। तो आप इस स्ट्रेच में करीब करीब 38,800 38,900 तक के स्विंग के बारे में बात सोच सकते हैं। तो दोनों ही इंडिसेस पे याद रखिएगा, अगर आप प्री ट्रेडर हैं तो पैसा कमा चुके हैं तो बुक भी करिए, ये विकल्प अच्छा है। अदरवाइज एज पर दी स्टेट्स निफ्टी 17,200 की तरफ जाए और बैंक निफ्टी 38,900 और 39,000 की तरफ जाए, ये क्वाइट पॉसिबल लगता है, क्योंकि आज
सिर्फ बैंक निफ्टी नहीं, रिलायंस में, HDFC बैंक में, HDFC में, L&T में, सब में शॉर्ट कवरिंग हर्षदा विजिबल है। ओवर टू यू हर्षदा। जी हाँ, शॉर्ट कवरिंग और काफी तगड़ी शॉर्ट कवरिंग। और वीरू स्पेशली जहां एक दिन पहले रिकॉर्ड शॉट्स बनते हुए दिखाई दिए थे, तो वो पूरे शॉट्स अब कवर होते हुए दिखाई दिए हैं। एक और फैक्टर दरअसल आपको ध्यान में रखना चाहिए आज की इस तेजी के पीछे, वो रुपया है। रुपए भी संभलता हुआ दिखाई दिया। डॉलर इंडेक्स में नरमी आई, वो एक चीज है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिएगा 81.49 तक के लेवल्स, जहां पर कल हम 81.93 तक के लेवल्स तक पहुंचकर आए थे। तो रुपये का भी ये कूल ऑफ करना या फिर मजबूत होना डॉलर के मुकाबले ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस जनरेटर रहा है आज की इस तेजी, आज की शॉर्ट कवरिंग के पीछे। फटाफट आपको दिखा देते हैं वो तमाम ट्रेड्स जो आज ट्रेंड कर रहे हैं, जहां पर सबसे ज्यादा खरीदारी का एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। तो क्योंकि स्क्रीन पूरी तरह से हरी है और आज लकीली लोग सुबह में कह भी रहे थे कि आज नवरात्रि में लोगों ने हरा रंग पहना है, तो क्या स्क्रीन हरी दिखेगी? दिख रही है स्क्रीन वो हरी। HDFC बैंक 3.5% ऊपर, बजाज फिनसर्व 3.5% की बढ़त दिखा रहा है। टेलीकॉम काउंटर्स में इस पर आगे डिटेल में बातचीत होगी। देखिएगा भारतीय एयरटेल कैसे 5% भाग चुका है और इंडिया सीमेंट में भी 7% तक की बढ़त। CNBC आवाज की जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी कि शायद ये कंपनी अपने 2 एसेट्स को बेचती हुई दिखाई देगी अपने कर्ज को कम करने के लिए, तो स्टॉक भागा है। अब आइए कुछ ऐसे ट्रेड्स पर जो अभी भी इस तेजी के मार्केट में लड़खड़ा रहे हैं, थोड़ी सी मुनाफा वसूली हो रही है। तो इसमें साफ है कि गैस कंपनियां 2 से 2.5% तक का नुकसान। गुजरात गैस में MGL 5% टूटा, तो IGL में भी 5% से 6% तक की गिरावट देखने को मिली है। याद रखिएगा 30 सितंबर है और आज दरअसल गैस के दाम बढ़ेंगे, तो कितने बढ़ेंगे इस पर डिसीजन आता हुआ दिखाई देगा। और HUL जो एक आउट परफॉर्मर रहा है, वहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो ये है फिलहाल मार्केट का सार। इन कुछ स्टॉक्स ने आपको बता दिया है कि कौन सी बड़ी खबरें हैं जिस पर बाजार आज रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए हमारे जानकारों से भी मिल लेते हैं जो आपको बताएंगे फिर आज के दिन, इस सीरीज के पहले दिन आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए बाकी सीरीज के लिए तैयारी करने के लिए। फंडामेंटल्स के लिए आशीष महेश्वरी हमारा साथ दे रहे हैं। टेक्निकल पैनल में प्रकाश गाबा है, समित चौहान, आशीष बहेती और राजेश सातपुते। मानस जायसवाल से भी बात करेंगे डिटेल में। फिर आपके लिए लेकर आएंगे 4 का चौका, एक खास ट्रेड जो आपको ऑप्शन का ट्रेड देगा, एक फ्यूचर्स में अपॉर्चुनिटी, एक फंडामेंटल ट्रेड देगा और एक चार्ट पर चमकने वाला ट्रेड। तो आशीष बहेती के साथ शुरुआत होगी 2:20 पर सस्ता ऑप्शन की। 4 का चौका हम लाएंगे 2:30 बजे। FNO का सुपरस्टार मानस देंगे। चार्ट का चमत्कार समित चौहान के जिम्मे और मिड कैप फंडा हमेशा की तरह आशीष महेश्वरी से लेंगे। RBI पॉलिसी के बाद बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक कैसे बन रहा है, यहाँ पर एक राय लेकर आएंगे। BNP पारिबा के राहुल मलानी हमारे साथ होंगे। सेक्टर स्कैन में इनसे डिटेल में होगी बातचीत। साथ ही कल से फिर ऑटो बिक्री के आंकड़े आना शुरू हो जाएंगे। तो सितंबर का महीना कितना जोरदार रहा ऑटो कंपनियों के लिए, यतिन से एक अपडेट लेंगे। ऑफ कोर्स हेमांग जानी भी जुड़ने वाले हैं आज, उनसे भी डिटेल में बातचीत होगी। तो मार्केट का जो पूरा एक्शन है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और आपके लिए समय समय पर ट्रैक भी करेंगे कुछ शानदार ट्रेड्स, जो कंपेलिंग ट्रेड्स दरअसल उभर कर आ रहे हैं। वीरू जी चलिए आइए हर शुरुआत करते हैं कॉल्स की। जो टेक्नो पैनल है हमारा, उसमें समित चौहान है, प्रकाश काबा, राजेश सतपुते, मानस जायसवाल और आशीष बहेती। पहले चलते हैं मानस के पास। मानस, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मानस, अभी क्या राइड करेंगे? आई मीन इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। आई मीन इतने बड़े मूव के बाद जब 350 पॉइंट ऑलरेडी निफ्टी ऊपर है, एक फ्रेश कॉल जनरेट करना, तो एक लॉजिकल फ्रेश ट्रेड जो बनता है किसी स्टॉक पे, वो क्या है? देखिए, रिवर्सल के साइन बहुत क्लियर दिख रहे हैं, चाहे वो निफ्टी हो या तो बैंक निफ्टी हो। कॉन्फिडेंस बैंक निफ्टी में ज्यादा आता है क्योंकि बैंक निफ्टी अपने 100 और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और पैटर्न को देख के लगता है कि करीब 600-700 पॉइंट की रैली आपको बैंक निफ्टी में देखने को और मिलेगी। इसलिए बैंक निफ्टी से ही स्टॉक को चूज किया है मैंने, बैंकिंग क्षेत्र से ही चूज किया है और वो बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक है, जहां पर 4 दिनों के मूव अगर आप देखिए तो 130-131 पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज 131 के लेवल्स ब्रीच हुए हैं। 20 डे मूविंग एवरेज स्टॉक ने ऑलरेडी रीगेन कर लिया है। तो मेरा समझना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 129 का स्टॉप लॉस रखिए और 140 तक के भाव आप देख सकते हैं शायद 1 से 2 दिनों में। यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। 135 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए, 5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 3 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 10 रुपए के टारगेट करिए।
टारगेट 10 रुपए का रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा का। अगर आप 135 वाला कॉल लेकर चलते हैं, लगभग डबल होने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और सीधा फ्यूचर्स में खरीद रहे तो 140 के टारगेट के लिए मौका। अच्छा मानस, ये तो बाय कॉल हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा में, लेकिन लार्जली इस रिकवरी के मद्देनजर क्या आपका स्टांस मार्केट पर बदला है? क्योंकि आपने इनफैक्ट एक तरफा मंदी की बात कही थी और वो ट्रेड्स एकदम सही पड़े थे। आज का ये रिवर्सल क्या आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है तेजी करने का या नहीं? देखिए, आज जब मॉर्निंग में 9:50 मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद मैंने अपना स्टांस चेंज कर लिया था और तभी मैंने 2 बाय रिकमेंडेशन दिए थे मॉर्निंग में ही। और मेरा समझना ये था कि शॉर्ट जितना भी शॉर्ट किया है वो कवर करना चाहिए। और फिर हालांकि मैंने जो लॉन्ग ट्रेड लिया है वो काफी लेट लिया है। कंफर्मेशन जब आया निफ्टी पे तभी मैंने लॉन्ग ट्रेड लिया। मेरे ख्याल से वो 17,020 के आसपास का स्तर था, जहां मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि अब यहाँ से हमें रैली देखने को मिलेगी। तो लेट लिया, लेकिन जब बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ गया तभी लॉन्ग ट्रेड लेना शुरू किया। अब मैं समझता हूँ कि 17,500 जो कि पूरा क्रैक था, देखिए उसको 50% तो करेक्ट करेगा। आज के पैटर्न को देख के देखिए बहुत क्लियर पैटर्न्स है। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न डेली चार्ट पे बना है, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास बना है। तो आपको 20 डे मूविंग एवरेज पहले टेस्ट होते हुए दिखेंगे जो कि 17,400 है और उसके बाद 17,500 है। दोनों लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। और बैंक निफ्टी में भी बुलिश पैटर्न्स बने हैं, 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है और मेरा समझना है कि यहाँ पर 600 पॉइंट पहले आपको देखने को मिलेंगे और उसके बाद शायद आपको 40,200 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे बैंक निफ्टी में। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस लौटा है। जी हाँ, चलिए कॉन्फिडेंस आपका लौटा है। और देखिए, चाहे आप लेट पार्टिसिपेट करें या फिर देखिए, अक्सर हम क्या कहते हैं लेट पार्टिसिपेट किया, लेकिन लेट पार्टिसिपेट का मतलब ये नहीं कि आपने पैसा नहीं कमाया। बात ये है, आपकी ट्रेडिंग का एक फंडा होता है और साल में 365 दिन होते हैं। 50 दिन अगर आप देखें किस्मत काम आती है और बाकी अगर आप देखें 315 दिन जो है वो फंडा काम आता है। तो मानस ने जो कहा ना 17,040, 17,020 ये क्रॉस हो गया तो मैंने बाय किया, वो फंडा था। और जरा प्लीज़ लेके आइए, आपको फंडा को मैं डेटा वाइज एक्सप्लेन करता हूँ। सुबह हमने आपको क्या बताया था, पिरामिड्स। बाजार इतना शॉर्ट था और ये 17,000 का कॉल राइटर। जरा आउटस्टैंडिंग ओवाइस इन टर्म्स ऑफ पिरामिड्स दिखाइए। ये देखिए दैट ब्लू कैंडल, ये क्या है? ये है कॉल राइटर्स का जोन। तो पोस्ट पॉलिसी जैसे ही आपने जोन को बाइसेक्ट किया, आप थोड़ा देर से ही ट्रेड करते, एंटर करते, लेकिन सक्सेस रेशो उस फंडा का बहुत क्लियर था, आप सक्सीड होंगे। और देखिए अब हम कहाँ पर हैं, 17,170। अभी बात कितने हुई थी हर्षदा और मेरी, करीब 17,110 पे। वहाँ से आप करीब 50 पॉइंट और चल चुके हैं। अब प्रकाश सर आपका ट्रेड लेते हैं, आप बताइए क्या चीज़ कर रहे हैं? चॉइस काफी है। एनीवे, स्टॉक में चुना इस वक्त बैंकिंग क्षेत्र से, वो है आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पर और शॉर्ट कवरिंग बढ़ेगी। मुझे अब ट्रेड कर रहा है 863 पर आईसीआईसीआई बैंक। स्टॉप लगाना चाहिए करीब 855 का बस। ऑन द अपसाइड 880 से 900 आते दिनों में देख सकेंगे आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक 900 की तरफ बढ़ता हुआ और यह है गावा साहब का कन्विक्शन कॉल। बैंकों में एक दिग्गज निजी बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा मानस ने दिया। राजेश सातपुते, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। आप म्यूट पर हैं राजेश। सॉरी हर्षदा जी, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। देखिए नजर तो बैंकिंग पे है ही, लेकिन उसके साथ कुछ और लगता है तो वो है कैपिटल गुड्स, जैसे कि लार्सन एंड टुब्रो एंड सीमेंस। तो सीमेंस पे मैं यहाँ पे एक ट्रेड लूंगा। 100 डीएमए का सपोर्ट लेके पिछले 2 दिन का जो हाई था ये अभी निकाला है। तो ये 2770 का लेवल था, वो मैं वॉच कर रहा था। इसके ऊपर अभी ये 2785 पे ट्रेड हो रहा है। तो 2770 का सपोर्ट ध्यान में रखते हुए स्टॉप लॉस होगा 2750 का। एंड अकॉर्डिंग पैटर्न इसका जो टारगेट बन रहा है वो कम से कम रहेगा स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 2820 का पहला रेजिस्टेंस होगा। अगर वो लेवल पे निकले तो मुझे लगता है फिर उधर के 2880 तक की एक बड़ी जगह सीमेंस खोल रहा है। तो यहाँ पे सीमेंस में ट्रेड बनता है। सीमेंस में एक ट्रेड साफ तौर से बनता है। तो बैंकों के साथ साथ ये भी एक कैपिटल गुड मेजर, भले ही मिड कैप श्रेणी में आता हो, लेकिन खरीदारी का यहाँ पर बढ़िया माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आशीष बहेती, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? नमस्कार। गुड आफ्टरनून हर्षदा मैम, गुड आफ्टरनून वीरेन जी। हर्षदा मैम, अभी का ट्रेड रहेगा बजाज फाइनेंस में बाय कॉल। जिस हिसाब से हमने देखा कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 4000 पॉइंट गिरा, उस सीवियर पेन
इस स्टॉक में नहीं देखने मिला था, और आज जब बैंक निफ्टी अप मूव दिखा रहा है तो वैसा एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव इसमें जरूर दिख रहा है। तो गिरते समय नहीं गिरा और बढ़ते समय सेम लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक इनगल्फिंग पूरी कैंडल बनाई है आज इसने, और जिस हिसाब से 20 डेमा रीगेन किया है, हमें लगता है कि यहाँ से एक अच्छा बड़ा मूव देखने मिल सकता है। तो 7500 के फर्स्ट लेवल के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 7250 का। ओके चलिए, तो आपके स्क्रीन पे जो इनिशियल चार्ट रेट्स होते हैं हमारे मेहमानों के, वो आ चुके हैं। और याद रखिएगा, हम काफ़ी बड़ा सफ़र तय कर चुके हैं, तो थोड़ा सा हम थिन चलेंगे। ऐसा नहीं कि जनाब इतनी लोडिंग करने की पूछे मत, लेकिन फिर भी किसी भी सीरीज़ का फर्स्ट डे मैसेज को रीड करने वाला होता है। लेके आइए जरा आप हीट मैप, एग्जैक्टली आज लॉन्ग शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से क्या हुआ, किन किन स्टैट्स पे हमें फोकस करना चाहिए। देखिए, आज इंडिया सीमेंट्स ने गजब की पारी खेली, और आज सुबह जब आशीष और मैं रोलोवर्स की रिपोर्ट को डिस्कस कर रहे थे, उसमें पहला स्टॉक आया था अंबुजा सीमेंट्स, और वो रिफ्लेक्ट कर रहा था कि सीमेंट में भले ही डिप आया है, लेकिन सीमेंट अभी भी बहुत स्ट्रांग है। 97% रोलोवर थे अंबुजा सीमेंट्स के। इंडिया सीमेंट्स, कैनरा बैंक, देखिए स्ट्रांग मूव। फार्मा स्पेस में ग्रेनुअल्स अच्छा मूव दिया, और भारतीय एयरटेल टेलीकॉम स्पेस में अगर आप देखें अच्छा मूव देखे गया, इसमें अगर आप देखें अच्छा मूव था आज। और पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सभी काउंटर्स में काफ़ी स्ट्रांग मूव था। इनफैक्ट आपको याद भी होगा, कल भी कार्यक्रम में आशिता ने लास्ट में एक पॉइंट रेज किया था कि पीएसयू बैंक्स जो हैं, स्पेशली लिविंग एसबीआई अपार्ट, कैनरा बैंक, बीओबी, और आई थिंक आपका कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये काफ़ी स्ट्रांग ओआई खींच रहे हैं अपनी तरफ। तो ये एक पूरे दिन का अगर आप देखें रुझान बन गया कैनरा बैंक। माना जरा कैनरा बैंक को देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे इट्स 229, थोड़ा वाइल्ड हो गई है कैंडल, अब शायद राइड करने का मन भी ना करे, बट आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कैनरा बैंक पे, इसका स्विंग भी काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। देखिए बिल्कुल स्विंग और शायद देखने को मिलेगा, और बड़ा मूव देखने को मिलेगा। उसका रीजन ये देखिए, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया, 100 डे और 50 डे मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट रीगेन हो गए हैं, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिल रहे हैं। डेली चार्ट पे जाएंगे तो ऑसिलेटर्स पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रहे हैं, वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर एक हैमर पैटर्न बन रहा है। तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि वापस अभी एक अप मूव देखने को मिलेगा, जिसमें शायद 250 तक किस तरह आपको कैनरा बैंक में देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ा करेक्शन देखने को मिले तब खरीदारी करिए। आई थिंक मैं तो रिकमेंड करूंगा कि करीब 225 के आसपास कभी करेक्शन में खरीदारी करिए, स्टॉप लॉस 217 रुपए का लगाइए, और फिर 250 रुपए के टारगेट से। ओके, ये कैनरा बैंक पे आपका टिक है। याद रखिएगा, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स एट 3009, ये वो इंडेक्स है जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। कैसे तय किया हमने? निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स जा रहा है अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छूने के लिए। नाइस, लीजिए जनाब, 17200 की बात हो रही थी, इट्स नाउ 17180 ऑन द स्क्रीन। निफ्टी बैंक पे आ गया लगभग। जब हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे, लेवल था 17136, नाउ इट्स 17180, एंड निफ्टी बैंक फाइनली आपके स्क्रीन पे करीब करीब 38800 की डिजिटरी स्क्रीन पर आ ही गई। तो वो ऑप्शन स्टेट्स क्या कह रहे थे? नेक्स्ट कॉल राइटर्स हैं 17200 पे, नेक्स्ट कॉल राइटर्स हैं 39000 पे, तो एक स्विंग हायर साइड का पॉसिबल है होता हुआ। अब आते हैं राजेश जी, समित चौहान के पास, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। समित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। समित, आपने इस आज के बाजार से क्या लेसन रीड किया, और आपका टॉप कन्विक्शन कॉल क्या है इस वक्त का? गुड आफ्टरनून। देखिए, व्यू लास्ट 2-3 दिनों से हमारा पॉजिटिव ही रहा है। हम कॉन्ट्रा बाइज लेते जा रहे हैं। इनफैक्ट वेडनेसडे को भी हमने जो 3 कॉल्स रेकमेंड किए थे, तीनों बाय साइड पे थे। तो कहीं ना कहीं 16800 750 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट था। अगर हम देखें तो जुलाई एंड में भी जो रैली स्टार्ट हुई थी वो 16800 के ब्रेकआउट के बाद ही रैली स्टार्ट हुई थी। तो वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और वहीं से हमने रिकवरी देखी है पॉलिसी के बाद। क्योंकि एक्सपायरी भी हुई है, तो जो भी थोड़े बहुत रोलोस भी हुए, कुछ शॉर्ट साइड पे हुए थे, तो कहीं ना कहीं मार्केट लाइट था, ज्यादा लॉन्ग साइड पे नहीं था। तो उसके वजह से हमने एक शॉर्ट स्क्वीज रैली भी लास्ट 1-1.5 घंटे में देखी है। तो बायस तो पॉजिटिव रखेंगे। यहाँ पे हाई बीटा काउंटर्स है जिसमें लास्ट 5-6 दिनों में करेक्शन आया है, वो स्टॉक्स पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। रियल्टी स्पेस, बैंकिंग स्पेस, मेटल्स, हिंडाल्को जैसे स्टॉक हमने 1-2 दिनों में एक बाय भी रिकमेंड किया है। आज के लिए हमें लगता है कि यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक उसके प्रीवियस सपोर्ट्स के आसपास ट्रेड हो रहा है, जो लगभग 1100-1130 के आसपास था। और आज ओवरऑल अगर रियल्टी स्पेस में देखें तो अच्छा बज है।
तो हमें लगता है कि ये स्टॉक में भी एक कैचअप मूव होगा अलॉन्ग विद डीएलएफ, ओबेरॉय रियल्टी में जैसे मूव्स आई है। तो इसलिए हम गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम बाय करेंगे। 1250 से लेके 1265 के इसके लेवल्स होंगे और करंट लेवल पे बाय कर सकता है विद स्टॉप अराउंड 1174। ओके 1174 का आप स्टॉप लॉस लगाइए और यहाँ पर 1200 के ऊपर निकल गया है काउंटर। अच्छी खासी तेजी इसमें साफ बनती हुई दिखाई दी है, मोमेंटम है। अच्छा, 1 मिनट रुपी का चार्ट भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि रुपी में हमने देखा है बहुत तगड़ी रिकवरी देखने को मिली। आप देखिएगा 8149 पर था बस कुछ ही सेकंड पहले, अचानक 8130 के आसपास तक के लेवल्स देखने को मिले। आज सुबह में ये 8169 तक के लेवल्स पर था और कल की अगर बात करें तो 8193 के आसपास देखने को मिला था। दरअसल हुआ क्या है, आरबीआई से स्टेट रिफाइनरीज को स्पॉट मार्केट में डॉलर बाइंग कम करने के निर्देश दिए गए हैं। ये अभी अभी खबर आई है कि डॉलर की जो खरीदारी स्टेट रिफाइनरीज करती हैं स्पॉट मार्केट में, उस पर थोड़ा सा रोक लगी है या फिर निर्देश दिया गया है कि आप कम खरीद रहे डॉलर, हमारा रुपया भी संभलेगा, और ठीक वही हुआ है। तो करीब आधे % तक की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये एक बहुत बड़ा कदम, और रुपये की चाल आप देखिए थोड़ी सी और स्ट्रेंथन होती हुई दिखाई दे रही है टुवर्ड डॉलर। वीरू, इसीलिए शायद आज की इस रिकवरी में ये जो बड़ा रुपये का भी खेल हुआ है, ये जो स्ट्रेंथ आई है उसका भी एक अच्छा खासा योगदान है। अब देखिएगा एक तरफ निफ्टी और निफ्टी बैंक कैसे संभलते हुए दिखाई दिए हैं, और संभला तो आज रुपया भी है। इनफैक्ट एक बहुत तगड़ी तस्वीर इस समय बनती हुई, स्पेशली 2-3 दिनों में जो वीकनेस बनती हुई दिखाई दे रही थी, और 82 की जो बात कई सारे लोग कह रहे थे, टेक्निकल एनालिस्ट तो 85 भी कह रहे थे। इस पर मानस कोई व्यू है क्या चार्ट पर? रुपये में भी कुछ ऐसा आपको बदलता दिखाई दे रहा है जैसे आपने निफ्टी में देखा आज सुबह में? बिल्कुल, देखिए आप 2 दिन पहले का बैक कैंडल देखिए। 2 दिन पहले मेरे ख्याल से 82 के आसपास के हाईज बने, फिर हमें रुपये में स्ट्रेंथ देखने को मिली, उसी दिन की मैं बात कर रहा हूँ, और फिर एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना डेली चार्ट पे। पिछले 2 दिनों से देखिए तो वो 2 दिन पहले के हाई को कभी ब्रेक नहीं किया उसने, लगातार वीकनेस देखने को मिल रही है। और सबसे पॉइंट ये है कि आज जो 2 दिन पहले का जिस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ उस कैंडल के लो को भी ब्रीच किया है। मेरा समझना है कि यहाँ पर करेक्शन देखने को मिलेगा। 80 रुपीज 55 पैसे तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से 20 डे मूविंग एवरेज भी है। तो बिल्कुल यहाँ पर एक करेक्शन संभव है, पॉसिबल है कि करीब 70 पैसे से लेकर 1 रुपए तक का आपको रुपये में स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। 70 पैसे से 1 रुपए की स्ट्रेंथ, तो आप बेसिकली कह रहे हैं 80 के भाव। ये फिलहाल आपके लिए सिचुएशन स्क्रीन पर। 50 पैसे तो रिकवर हो ही चुका है, कुछ और रिकवरी बाकी है। ये चार्ट पर इंडिकेशन है। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा अगर वाकई में उस तरह की स्थिति उभर कर आती है। लार्जली कई दफा ये भी बातचीत हो रही थी कि जो दरें बढ़ रही हैं वो भी रुपये को थोड़ा बहुत सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन क्या वो काफी है, उस पर देखते हैं मार्केट आगे कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन आज की बड़ी खबर यही है कि डिपॉजिट दरों में और इजाफा आज यहाँ पर डिपॉजिट दरें भी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। आरबीआई ने जो ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट का दरअसल हाइक लिया है, इसका इम्पैक्ट अब डिपॉजिट्स में भी देखने को मिलेगा। एसबीआई के एमडी अश्विनी तिवारी ने कहा हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में पॉलिसी के ठीक बाद कि लोन ग्रोथ तो हो ही रही है, लेकिन अब डिपॉजिट के लिए भी बैंक एक्शन लेते नजर आएंगे। डिपॉजिट रेट में बढ़ोतरी हो रही है और ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि हम कौन से सेगमेंट को टैप करना चाहते हैं, 1 साल से 3 साल या 3 साल से ऊपर। तो आपने देखा होगा हर बैंक बढ़ा रहा है, लेकिन अलग अलग रेंज में बढ़ा रहा है। कोई 10 बेसिस पॉइंट बढ़ा रहा है, कोई 20 बेसिस पॉइंट बढ़ा रहा है। और ये भी ध्यान रखने की बात है कि जो डिपॉजिट ग्रोथ है पिछले 1-2 महीनों में, वो लोन ग्रोथ से पीछे चल रही है। डिपॉजिट ग्रोथ करीब 9.5% है, लोन ग्रोथ जो पिछले 1-2 महीने में करीब 16-16.5% हुई। लेकिन अगर ये रेट एडवांसेस की और लोन ग्रोथ रेट कंटिन्यू करती है, ऐसे रहती है, तो डिपॉजिट में जो बढ़ोतरी होगी आप देखेंगे कि हो सकता है लोन के रेट से ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि अगर डिपॉजिट शॉर्ट पड़ेगा तो लोगों को दिक्कत आएगी और बोरोइंग कॉस्ट जो है वो ऑलरेडी ज्यादा है। तो इसलिए देर से देर अगर लोन ग्रोथ सस्टेन करेगी तो डिपॉजिट रेट की भी ग्रोथ तेजी से होगी। ऐसा ना हो कि दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से विकास दर को पूरी तरह से रोक दे, क्योंकि विकास नहीं होगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं हो। तो एक और हमको प्राइस स्टेबिलिटी भी देखना है
ताकि हमारी जो बिलो पार्टी लाइन लोग हैं या दूसरे लोग हैं, उनको या तो हम सेपरेटली जन कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से उनको कॉम्पनसेट करते रहे, जैसे कि उनको फ्री अनाज जो दिया जा रहा है और ये सारी चीजें जो है उसके माध्यम से उनको कॉम्पनसेट करते रहे। और दूसरी ओर हमको ये देखना है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इतना ज्यादा ना हो जाए कि विकास दर ही बाधित हो जाए, क्योंकि विकास नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होगी, जब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं जनरेट होगी तो फिर इनकम कहाँ से बढ़ेगी। तो आई थिंक ये बहुत चैलेंज है, बहुत बड़ा। तो इंटरेस्ट रेट्स ऑफ कोर्स एक चैलेंज है, लेकिन इस समय ज़रूरत यही थी कि दरें बढ़ाई जाएं महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए। चलिए, बढ़ती दरों का इम्पैक्ट फिर बैंकों पर क्या आएगा, क्योंकि पिछली बारी हम यही बात कर रहे थे कि जब भी दरें बढ़ती हैं एक तो बैंक्स का दरअसल मार्जिन भी थोड़ा सा इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कितना आउटलुक और मजबूत हो रहा है इन बैंकों के लिए, इस रेट हाइक का क्लियरली क्या असर बनता हुआ दिखाई देगा। हमारे साथ राहुल मलानी जुड़ गए हैं, शेर खान बाय BNP पारिबा के रिसर्च एनालिस्ट। राहुल, आफ्टरनून। सवाल सिंपल है, ये रेट हाइक जहां पर हमने देखा एक बार फिर रेपो में इजाफा देखने को मिला है, मार्केट चर्चा कर रहा था कि शायद लिक्विडिटी को कसने के लिए CRR कट होगा, वैसा कुछ हुआ नहीं। इम्पैक्ट क्या आएगा इसका सीधे तौर पर बैंकिंग कंपनियों पर, बैंकिंग कंपनियों के आगे की अर्निंग्स पर? सो गुड आफ्टरनून मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बॉटम अप स्टोरी बैंकिंग सेक्टर में इंटैक्ट है। आप अभी ओवर द मीडियम टर्म देखेंगे कि इससे पहले 140 बेसिस पॉइंट रेट हाइक किया था RBI ने। उसमें ऑलरेडी आप देखेंगे कि ऑलरेडी बैंक्स ने जो लेंडिंग रेट्स है 140 to 150 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी पास ऑन कर दिया था। बट अगर आप डिपॉजिट दरें देखेंगे तो उसमें सिर्फ आप देखेंगे तो होलसेल डिपॉजिट दरें बैंकों ने बढ़ाई थी, जो ऑलमोस्ट 150 से 160 बेसिस पॉइंट उन्होंने पास ऑन किया था। बट जो रिटेल डिपॉजिट्स है उसमें उन्होंने सिर्फ 40 से 50 बेसिस पॉइंट रेट ट्रांसफ़र किए थे। तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आना चाहिए। इनफैक्ट प्राइवेट बैंक एज वेल एज PSU बैंक्स, इनके मार्जिन गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स में आपको बेहतर होते हुए दिखेंगे। एग्जैक्टली, मैं इनफैक्ट इसी पॉइंट पे आता राहुल जी कि मतलब ये जो 190 बेसिस पॉइंट का हाइक हुआ और इसमें से भी जो फर्स्ट था हाइक का वो अनशेड्यूल्ड था। अगर आप देखें तो ऐसे वो बैंक्स जिन्होंने अगर आप देखें जो कॉस्ट पास ऑन कर दी है बहुत सब्सटेंशियली और डिपॉजिट रेट्स नहीं बढ़ाए हैं और जिनके कासा अगर आप देखें सब्सटेंशियली हाई हैं, बोथ इन PSU बैंकिंग बास्केट एंड आई थिंक प्राइवेट बैंकिंग बास्केट, इस मद्देनज़र आपके प्रिफर्ड बैंक्स कौन से होंगे जो कि जिनके मार्जिन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, स्टेबल रहेंगे और इस 190 बेसिस पॉइंट की हाई के प्रोसेस में जिन्होंने अपना पूरा कामकाज कर लिया है अब तक, आपके मुताबिक? सर, हमारे मुताबिक शेर खान के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में 2 टॉप पिक है, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, जो बेहतर करेंगे। और बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में वी आर बेटिंग ऑन SBI एंड BOB। तो हमारे हिसाब से ये 4 शहर बैंकिंग सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस लाने वाले हैं अगले ओवर द मीडियम टर्म। ये SBI में इस बार के नंबर्स में भी क्या आपको ट्रेजरी ऑपरेशंस के फ्रंट पे जो लास्ट टाइम अगर आप देखें जो सेटबैक था वो रहेगा इस बार भी? सर, MTM लॉसेस पे मेरे हिसाब से MTM लॉसेस पे ज़्यादा ध्यान देने वाली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके मेरे आने वाले 2 साल के एस्टिमेट्स उस पर डिपेंड नहीं करते हैं। रही बात मार्जिन्स की, मार्जिन कंप्रेशन थोड़ा दिखा था, थोड़ा सीजनली वीक क्वार्टर था उनका फर्स्ट क्वार्टर में, और जो वो पहले कॉर्पोरेट ग्रोथ लोन बहुत स्लगिश थी, तो इस क्वार्टर में आपको कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ पिकअप होता हुआ दिखा था SBI में, तो वहाँ पे थोड़ा मार्जिन कंप्रेशन था। और तो आने वाले समय में अभी दैट वाज उस समय आप Q1 में देखेंगे तो मेजरली वर्किंग कैपिटल डिमांड था। बट अभी क्वार्टर के ट्रेंड में आने वाले समय में नजर आ रहा है कि कैपेक्स भी पिकअप हो रहा है और लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज के लोन सैंक्शन हो रहे हैं, डिसबर्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है प्राइसिंग पावर्स बैंक के हाथ में है और आने वाले समय में आपको मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखेंगे SBI में। तो आपका गट अब क्या कह रहा है राहुल, इस समय अगर आप पोजीशंस और बढ़ाने वाले हैं, आपके टॉप पिक्स क्या रहेंगे बैंकों में? मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर कर दिया है हम लोग के टॉपिक्स शेर खान में क्या है।
We are betting on ICICI Bank and Axis Bank on private sector banks, and public sector banks में हमको SBI और BOB अच्छा लगता है। हाल में जो छोटे बैंकों में भी थोड़ा सा एक्शन देखने को मिला है, उसमें से कुछ खास रेडार पर रखना है या फिर दिग्गजों के साथ ही रहना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिलाता है और ज्यादा सुरक्षित रखेगा पैसे को? अगर लॉन्ग टर्म की बात करें अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो दिग्गजों के साथ रहना चाहिए, पर अगर ट्रेडिंग बेट है तो हमको अभी ऐसा है कि अभी सेक्टर में पूरे टेल विंड है। अभी पता नहीं चलेगा कि कौन कितना अच्छा, किसकी बुक कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द बैंक्स हैव उनका सारा बुक क्लीन्ड अप है। तो अभी ऐसा है कि जो मिड टायर बैंक्स है, स्मॉल बैंक्स है, उनमें थोड़ा 6 से 8 महीने के अंदर अभी आउट परफॉर्मेंस आपको दिखेगा, तो वो आपका ट्रेडिंग बेट हो सकता है। बट एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग, आपको सिर्फ दिग्गजों बड़ी बैंकों पे ही बेट करना है। तो दिग्गज बैंकों के साथ ही रहें। और आपने टॉप पिक्स सुन लिए हैं शेर खान के। इस समय जो हालात हैं बैंकों के और भी मजबूत होते हुए दिखाई देंगे और इनकी अर्निंग्स अगले क्वार्टर में और भी बेहतर होने के आसार। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल मलानी हमारे लिए समय निकालने के लिए। टॉप पिक्स आईसीआईसीआई एक्सिस और ऑफ कोर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा, और इनमें से 2 काउंटर्स की तो चर्चा टेक्निकली भी हमारी हो चुकी है। चलिए, इस बीच वक्त हो रहा है 4 का चौका का। थोड़ी सी लेट शुरुआत हो रही है लेकिन शुरुआत हो रही है। सबसे पहले लेकर आते हैं आज का सस्ता ऑप्शन और इसका जिम्मा आशीष बहेती, आपके हाथ। जी अर्शिता मैम, इन्फी जिस हिसाब से आज मूव दिखा रहा है, पूरा आईटी सेक्टर में अच्छा मूव दिख रहा है और 20 डेमा को अप्रोच कर रहा है। हमें लगता है कि अब इसे ऑप्शन के थ्रू प्ले करना चाहिए। सेक्टर थोड़ा वॉलेटाइल जरूर रहेगा ग्लोबल न्यूज के कारण, तो 1440 की इन्फी की कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी। 38 साढ़े 38 के करीब ये चल रही है, इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 30 रुपए का, और इसके जो टारगेट्स आ रहे हैं हमें लगता है कि 50 के फर्स्ट टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। आपकी स्क्रीन पर, और यकीन मानिए सबसे जिसे कहते हैं ना वेल डिफाइंड चार्ट अगर आईटी में कोई है तो वो है इन्फोसिस और इनफैक्ट कुछ हद तक टीसीएस। मैं आपकी इस बात से अगर आप देखें बिल्कुल 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 इत्तेफाक करता हूँ आशीष बहेती जी कि ये चार्ट कुछ कह रहा है। इनफैक्ट पूरा निफ्टी आईटी का चार्ट कुछ कह रहा है। खैर, इस पर हम बात में आएंगे। आपकी एक कॉल थी आइसोलेशन में, अकेले का एक जो ट्रेड था 14-16 पे ट्रेड कर रहा है, इसकी कॉल पे आप फोकस कर रहे हैं। लेकिन एक बार 1-2 स्टॉक्स और लेके आइए जो सुबह डिस्कस हुए थे। लेट्स ब्रिंग कोलपाल, कोलगेट पामोलिव। आपकी स्क्रीन पे 1629। क्या खूबसूरत मूव दिया इस स्टॉक ने, कल भी इस कार्यक्रम में चर्चा हुई थी। राजेश सतपुते जी, आपका व्यू। कोलपाल फाइनली इस ट्रेजेक्ट्री से एग्जिट की तैयारी कर रहा है। ये ट्रेजेक्ट्री जिसको इसने 1550 से लेकर 1630 के बीच में मेंटेन किया था, उसके हायर एज को अब टेस्ट करता हुआ आपका व्यू क्या है इस स्टॉक पे? अब वीरेंद्र जी देखिए, कोलगेट पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। इनफैक्ट सुबह 8 बजे यही पीक दिया था मैंने। 1600 का सपोर्ट था, आज एग्जैक्टली 1600 टेस्ट करके वहीं से रिकवर हो रहा था। इसका जो रेजिस्टेंस होगा यानी जो टारगेट हमने शेयर किया था वो था 1660 का। अभी और बाकी है, तो मुझे मेरे हिसाब से 25 रुपीज का मूव तो आराम से मिलेगा। हाल फिलहाल में अगर आप शॉर्ट टर्म मूव देखें तो 1625 का एक कंसोलिडेशन था, उसके बाद मूव शुरू हुआ है, तो आप यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस। तो अभी जो नया स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 1610 का, एंड यू कैन कंटिन्यू विद दिस पोजीशन अप टू 1660। ये अपना इनिशियल टारगेट होगा। ओके, अच्छा, ये कोलगेट पे डिस्कशन हुआ। मैं फिर कहूँगा कि मोर और लेस जो जिस लॉजिक के साथ हम इस क्लोजिंग में एंटर कर रहे थे ऑन इंडेसेस, जो टारगेट लेके चल रहे थे 38,800 या फिर अगर आप देखें 17,200, वो ट्रेजेक्ट्री पूरी हो गई है। प्लीज़ 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 सब्सटेंशियल प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर दीजिए इफ़ यू आर ए ट्रेडर, डी ट्रेडर स्पेशली। हर्षदा, तो ये फिलहाल आपके लिए एक रुझान मार्केट के एक्शन में, स्पेशली इंडेक्स के ट्रेडर्स के लिए वीरू आपको आगाह कर रहे हैं कि मुनाफा समय समय पर बांधते रहेंगे तो बेहतर रहेगा। यू नेवर नो आगे ग्लोबल फ्रंट पर क्या निकल कर आता है। अच्छा, इस बीच आशीष महेश्वरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, आफ्टरनून। इस समय क्या ट्रेड लिया है आपने, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक लेड बाय शॉर्ट कवरिंग, दूसरी तरफ रुपी के लिए जो अपडेट निकल कर आया कुछ ही देर पहले कि स्टेट रिफाइनरीज को आरबीआई ने संकेत दे दिए हैं कि और डॉलर स्पॉट मार्केट में ना खरीदें, उससे रुपये को स्ट्रेंथ मिली, इन टर्न इक्विटीज के लिए पॉजिटिव साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है जैसे जैसे रुपये संभल रहा है। आपकी अप्रोच इस समय आज के पूरे दिन के बाद और आज की बड़ी पॉलिसी के बाद भी?
जी, मेरा मानना है अजित जो वर्स्ट था रुपये के लिए भी टाइमिंग के लिए ओवर हो गया है, क्योंकि दो बड़े पेमेंट्स थे मंथ एंड के। एक तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो $9 बिलियन की उनको लाइन्स मिली हुई हैं, वो यूज नहीं करके स्पॉट में बाय कर रहे थे। दूसरा डिफेंस के भी जो पेमेंट्स थे, तो वो सब कुछ अब सॉर्ट आउट हो गया है। तो मुझे लगता है अब रुपए की जो रेंज है 80 रुपए 75 पैसे से 81.5 के बीच में अभी टाइमिंग के लिए रहेगा, सब्जेक्ट टू एफआईज की तरफ से कोई बहुत बड़ा सेल ऑफ जैसा नहीं आ जाए। तो टाइमिंग के लिए यदि रुपए में स्टेबिलिटी आती है डॉलर के सामने, तो मुझे नहीं लगता कि कोई पैनिक में फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भी बेचेंगे इंडियन इक्विटीज को। जहाँ तक स्टॉक की बात है, तो जो स्टॉक हम लोग अभी रिकमेंड कर रहे हैं वो है मनप्पुरम फाइनेंस, क्योंकि उसमें आप स्टॉक में काफी वैल्यू नजर आती है। समझिए 1300-1400 करोड़ कमाने वाली कंपनी का स्टॉक अभी भी 8000 करोड़ के मार्केट कैप पे मिल रहा है, और 225 के 52 वीक हाई से हमने करीब 82 रुपए का लो देखा, और अभी 96-97 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है जो वर्स्ट था उनका आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड जो एनपीए बड़े बिल्टअप हो गए थे, वो सब प्रोवाइड हो गए, और अब वहां पे सिनेरियो इम्प्रूव होता दिखाई देगा। तो FY24 का जो मेरा एस्टिमेट है बुक वैल्यू करीब 125 रुपए का, तो अभी 0.8 टाइम्स पर ये स्टॉक मिल रहा है। और अब चूंकि आरबीआई की इवेंट ओवर हो गया है, तो मुझे लगता है कि डीएफएसआई सेक्टर जो है वो अब परफॉर्म करना शुरू करेगा। बिल्कुल आज हमने देखा भी काफी मोमेंटम में रहे हैं बैंकिंग स्टॉक, और इस स्टॉक को हम एज अ वैल्यू बाइंग अपने निवेशकों को बिल्कुल दिलवा रहे हैं। आशीष माहेश्वरी जी, इस बार आपका दीदार बहुत दिनों बाद हुआ। लास्ट टाइम आप यूएस की यात्रा पे गए थे, इस बार भी कहीं गए थे क्या? मैं नोट कर पा रहा हूँ तो काफी दिनों बाद अपीयर हुए हैं प्रोग्राम में आप। नहीं, इनफैक्ट ट्यूसडे को भी मैंने शो किया था आपके यहाँ। वीरू उस दिन छुट्टी पे थे आशीष जी, इसलिए वीरू को याद नहीं है ना। वीरू आए थे, मैं वही बोल रही। अच्छा आप मिस कर गए, अपॉइंटमेंट आपका फिक्स नहीं हुआ। मैं वही सोच रहा था कि आशीष माहेश्वरी जी काफ़ी दिनों से नहीं आए। खैर चलिए, इस बीच हमारे साथ हेमांग जानी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए। हेमांग, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेमांग, एक इवेंट क्रॉस कर चुका है मार्केट, अगर आप देखें पॉलिसी का आउटकम आपके सामने है। अगेन कल सुबह फिर आपको ग्लोबल मार्केट्स के साथ पैरिटी एस्टेब्लिश करके अगर आप देखें ट्रेड करना पड़ेगा। आज का ये पुल बैक ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज अक्टूबर के, आपको कितना सेंसिबल, कितना स्मार्ट और आई थिंक कितना सस्टेनेबल लग रहा है? पहली बात तो ये। सो गुड आफ्टरनून। एक जो पॉलिसी इवेंट का रिस्क था वो ख़त्म हो चुका है, उसमें कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं था। 50 बेसिस पॉइंट्स मार्केट उम्मीद कर रही थी, उतना ही मिला। जो टोन था वो भी ठीक ठाक था। तो मैं कह सकता हूँ कि एक रिलीफ रैली है, और डेफिनेटली मार्केट में हमने जो अगर टॉप से आप देखें तो लगभग 6 to 7% निफ्टी का कट था, एंड मे बी सिमिलर कट बैंक निफ्टी का भी था। तो थोड़ा सा उसका एक पुल बैक जैसा हम देख रहे हैं, शायद थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग भी हो सकता है। बट जिस तरह के हालात है ग्लोबली और जिस तरह के फ्लोज के ऊपर इम्पैक्ट आ सकते हैं, उसको ध्यान में लेते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस ही रहना चाहिए। वन कैन डू छोटा 1-2 दिन का पोजिशनल ट्रेड या इंट्राडे ट्रेड आप कर सकते हैं, बट इसमें बड़ा व्यू लेके चलने का ये मुझे लगता है कि मार्केट का सिनारियो नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी वॉलेटिलिटी, काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स अभी बाकी हैं, जिसके चलते हुए मार्केट में वापस हम एक अनसर्टेनिटी का दौर देख सकते हैं। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता याद रखिएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि उत्साह के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करते चलें, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अभी काम करते हैं यहाँ पर चलते हैं मानस के पास, और आज का एफएनओ सुपरस्टार उनसे पिक कर लेते हैं। मानस, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त? देखिए, अभी के लिए एबीवी पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप एबीवी के पैटर्न देखेंगे तो 5 दिन हो गए स्टॉक ने कभी भी अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके उसके नीचे की क्लोजिंग नहीं दी, लगातार वहां पर सपोर्ट लिया। और आज फाइनली जब प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है 3065 के ऊपर, तो स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को भी रीगेन कर लिया है। तो एबीवी में खरीदारी करेंगे, एक बाउंस बैक आपको बिल्कुल देखने को मिल सकता है। करंट लेवल्स पे एबीवी में खरीदारी करिए, स्टॉप लॉसेस 3050 के लगाइए
और 3300 रुपए तक के भाव पॉसिबल है। और यहाँ पर 3200 रुपए का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 106 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 65 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 190 रुपए तक के टारगेट्स इस ऑप्शन में भी देखने को। ओके, आप एबीबी की 3200 की कॉल ले रहे हैं और एबीबी ने क्या किया? एबीबी दरअसल पूरा सितंबर, याद रखिएगा, सितंबर एबीबी के लिए एक रिट्रेसमेंट मंथ था। जब 1 सितंबर को इसका हाई लगा, ऑल टाइम हाई 3447, 1 सितंबर से लेके यकीन मानिए आज 30 सितंबर हो गई, आज का लो था लगभग 2977 रुपये, यानी मोटा मोटी अगर आप मान के चलें तो करीब 300 रुपये का रिट्रेसमेंट था हाई लेवल से, नहीं माफ़ कीजिएगा 400 रुपये का रिट्रेसमेंट। बट आज का लो एग्जैक्टली इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अच्छा, मैं एक पॉइंट यहाँ पे बस सिर्फ पूछना चाहूँगा आपसे, आशीष बैती जी, एबीबी पे मानस ने कॉल दी, लॉन्ग कॉल दी थी, ये एग्जैक्टली 50 डे मासिक पुल बैक है। आज एलएनटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक मोड में है। ये वो 3 स्टॉक्स हैं जिन्होंने CY 22 में सबसे स्ट्रॉन्ग पैसा बना के दिया, सिमेंस, एलएनटी, एबीबी और कमिंस। इसमें से अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक कैपिटल गुड्स का स्टॉक पिक करना है तो आपकी प्रीफर्ड चॉइस क्या होगी? मेरे ख्याल से एलएनटी प्रिफर्ड रहेगी। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है एलएनटी का काफ़ी अच्छा लग रहा है और हमें लगता है कि एलएनटी में एक मूव देखने मिल सकता है 20 डेमा के ऊपर जाने के बाद, एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है जो कि 1935 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। तो करंट लेवल पे भी एलएनटी में पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। 1840 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे। वीरेन जी, इसके साथ साथ मैं एक्चुअली हेवल्स भी ऐड करना चाहूँगा। हेवल्स में भी एक बहुत अच्छा मूव देखने मिला है। डेली जो कैंडल्स बन रहे हैं पिछले 4 दिन से हायर हाइज के कैंडल्स बन रहे हैं, तो हेवल्स में भी जरूर ध्यान रखने की सलाह रहेगी। 1325 के करीब का एक एसएल लगा है और हमें लगता है कि हेवल्स में भी 1385 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। भरपूर ऑप्शंस इस समय कैपिटल गुड्स में जुड़ी हुई कंपनियों में, चाहे वो हेवल्स हो, एबीबी हो, एलएनटी जैसी अपॉर्चुनिटीज, और सीमेंस पर तो राजेश सातपुते ने एक व्यू लिया था। थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं और ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे जो आज इस तेजी में या फिर आज की शॉर्ट कवरिंग में बिल्कुल भाग नहीं ले रहे हैं। ये इनफैक्ट रूठे हुए हैं गैस कंपनियां, और यहाँ पर चल क्या रहा है और क्या डर है वो जो इनको सता रहा है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं नीरज बाजपेयी स्टूडियो में। नीरज जी बताइए, चल क्या रहा है? इतने रूठे क्यों है ये सब? रूठे इसलिए है कि आज शाम को जो उनके लिए खबर आने वाली है, उस खबर का असर बहुत देर तक उनको झेलना पड़ेगा। दरअसल हर 6 महीने में नेचुरल गैस के प्राइस का रिव्यू होता है और कुछ ऐसा सिस्टम बन ही गया है कि हर बार बढ़ते हैं दाम। तो इस बार भी दाम बढ़ेंगे क्योंकि अभी जो प्राइस है और जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, तो इसलिए दाम बढ़ाना पड़ेगा। अभी का जो प्राइस है वो $6.1 पर MMBTU है और इंटरनेशनल प्राइस अगर आप देखेंगे तो स्पॉट के तो खैर बहुत ज़्यादा है, $40-42 पे है, लेकिन अगर आपने फ्यूचर्स के लॉन्ग टर्म के भी देखेंगे तो वो भी $9 के आसपास ही हैं। तो क्या 6 से 9 सीधे 50% की हाइक होगी? तो ऐसा नहीं होगा, थोड़ी राहत होगी। संभव है कि 30, 35, 40% की रेंज में होगा, लेकिन $9 से कम रहेगा वो, क्योंकि इंटरनेशनल को मैच नहीं करेंगे। तो एक तो ये बड़ी खबर है जिसकी वजह से जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी IGL, MGL, गुजरात गैस, तमाम कंपनीज हैं, उनको शुरुआत में बर्डन लेना पड़ेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे करके इसको पास ऑन करेंगे। तो आपके ऊपर, हमारे ऊपर असर आएगा। आपके घर की PNG और आपकी गाड़ी की CNG, ये दोनों महंगी होंगी। उसके बाद आपका ट्रैवल महंगा होगा, ऑटो टैक्सी, ये सब महंगी होंगी। तो एक बड़ी खबर ये हो गई। दूसरा, इसका जो दूसरे यूज़र्स हैं जो डायरेक्ट कंपनियों से लेते हैं गैस के यूज़र्स, जिसमें फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं, जिसमें पावर कंपनीज़ हैं, जिसमें सिरेमिक कंपनीज़ हैं और बहुत सारी SMEs हैं जो काम करती हैं, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उनके लिए कीमतें बढ़ेंगी। तो ओवरऑल एक इन्फ्लेशनरी मूव है, लेकिन ये लेना इसलिए पड़ेगा क्योंकि गेल जैसी कंपनी को उनके CFO कह चुके कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो रहा है, क्योंकि उनके जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है उसको गैसप्रॉम ने डिसऑनर किया है। जी हाँ। तो अब उनको स्पॉट से खरीद के यहाँ सप्लाई करनी पड़ रही है और स्पॉट की कीमतें 40, 42, इवन $70 तक थी। तो उसकी वजह से उनको भारी नुकसान हो रहा, तो इसलिए प्राइस राइज तो होना ही होना है। जो डिफिकल्ट ब्लॉक्स हैं जहाँ पे खासतौर पे रिलायंस गैस निकालती है, उसकी कीमत जो KG-D6 जहाँ से थोड़ा खर्चा ज़्यादा निकालने में, उसकी कीमत इस समय $9.5 के आसपास है। उसको बढ़ाया जाएगा, उसमें भी कम से कम 20 से 25% की हाइक होगी, तो वो $10 के ऊपर चला जाएगा। तो नेट आप ये समझिए कि ये सिटी गैस की कंपनीज की प्रॉब्लम ये है कि कितना पास ऑन करेंगे। आपको याद होगा पिछली बार जब बढ़े तो लगातार उन्होंने कुछ दिनों तक बढ़ाया था, पर उसके बाद भी इन पर थोड़ा सा इनको कुछ अपने आप भी अब्सॉर्ब करना पड़ा था। अभी भी कर रहे हैं।
दूसरा, आपने देखा होगा बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये भी खबर आई है कि वॉल्यूम उतना पिकअप नहीं कर रहा जितना होना चाहिए। तो किसी भी गैस कंपनी के लिए, ऑयल कंपनी के लिए वॉल्यूम बहुत मैटर करता है। तो अगर वॉल्यूम में भी ठंडक है, थोड़ी थोड़ी नरमी आ रही है, प्रेशर है प्राइस का, और प्लस कीमतें बढ़ रही हैं, तो इसलिए इनके ऊपर ये असर आएगा। आज सुबह मुझे ध्यान है कि शायद गुजरात गैस में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यही बात मेंशन की गई थी कि वॉल्यूम अगर जनरेट नहीं कर पा रहे हैं और प्राइस भी बढ़ रहे हैं तो इनके लिए मुश्किल है। तो उन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी थी। तो जी हाँ। ये पूरी गैस की स्थिति बन रही है, इसीलिए इतने बुरी स्थिति में है ये काउंटर्स। इस पर इनफैक्ट हिमांग, मैं आपकी राय लेना चाहूंगी कि क्योंकि एक चीज है, जैसे नीरज भी कह रहे हैं, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन पर तो सीधे इम्पैक्ट आएगा, वो थोड़ा सा एमजीएल बढ़ा देता है, वो बिल में कहीं पर एडजस्ट हो जाता है, इमीडिएटली पता नहीं पड़ता। लेकिन इसके जो बड़े कंज्यूमर्स हैं, वो छोटी एसएमईज, जो फर्टिलाइजर कंपनियां हैं, आपकी जो सेरेमिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी तरफ से भी आपको याद होगा मॉर्बी में काफी समय के लिए यूनिट्स बंद थी इसी प्रॉब्लम को लेकर, क्योंकि ये इनपुट कॉस्ट उनके लिए काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में तो फिर क्या और डाउनग्रेड्स आ सकते हैं गैस कंपनियों में? आपकी अप्रोच क्या होगी यहाँ? मेरे ख्याल से हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो इंटरनेशनल गैस की प्राइसेस है वो थोड़ी सी कूल ऑफ हुई है, और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव अगर प्राइस हाइक ये कंपनियां करेंगी तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा मेजर्ड वे में प्राइस हाइक हमें देखने को मिल सकता है, और ये जो कंपनियां हैं उनकी जो ओवरऑल वॉल्यूम और जो मार्जिन की जो पिक्चर है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में काफ़ी एनकरेजिंग है, और काफ़ी टाइम से ये कंपनियां चली नहीं है। ओनली लास्ट एक आध वीक से हमने थोड़ा सा गुजरात गैस या इंद्रप्रस्थ गैस में थोड़ा मूवमेंट हमने देखा है। तो एक बार ये प्राइसिंग पे क्लैरिटी आ जाती है उसके बाद एक बड़ा व्यू लेना चाहिए, बट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन ये कंपनियों पे नहीं आएगा। ओके, तो ये फिलहाल स्टॉक्स लेकिन ईदर वेज रेडार पर रहेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर मार्केट और कितना रिएक्शन देता है, क्योंकि आईजीएल आपके सामने देखिए किस तरह से टूट रहा है, एमजीएल पर भी ज्यादा दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। अच्छा, एक और मुद्दा नीरज जी, क्योंकि आप स्टूडियो में हैं, ये जो कुछ ही देर पहले हम रुपये की चाल देख रहे थे, आज सुबह में ये मजबूत खुला, उसके बाद थोड़ी सी और स्ट्रेंथ आई जब ब्याज दरें बढ़ी, और अब एक्चुअल वो पोजीशन मूव होती हुई दिखाई दी। करीब 50 पैसे स्ट्रांग हुआ है आज डॉलर के सामने। ये जो स्टेट रिफाइनर्स को बोला गया है स्पॉट में डॉलर नहीं खरीदने को, ये इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है? क्या कुछ और यहाँ पर स्ट्रेंथ आ सकती है डॉलर में, और इसका इन रिफाइनर्स पर क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए, ये बहुत बड़ी खबर आज की, मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ी खबर है ये रॉयटर्स के हवाले से खबर आई है कि सेंट्रल बैंक ने कहा है कि जो रिफाइनर्स हैं उनको स्पॉट में डॉलर खरीदने से बचना चाहिए। फिलहाल उनकी जो क्रेडिट लाइन $9 बिलियन की है, सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जब आप स्पॉट मार्केट में जाकर डॉलर की बाइंग करने लगते हैं तो डॉलर और ज़्यादा मजबूत होता है और रुपये डिप्रिशिएट होता है। ऑयल कंपनीज के पास मुश्किल ये है कि उनको प्राइस बढ़ा के पे करने हैं, तो उसकी वजह से उनको ज़्यादा डॉलर चाहिए, डिमांड बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से है। लेकिन आरबीआई कह रहा है कि आप अगर क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल करते हैं और पेमेंट को आप थोड़ा सा डिले करते हैं तो शायद रुपये को उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आए। लेकिन ऑयल कंपनीज अगर ये रास्ता अख्तियार करती हैं तो उनके सौदे थोड़े डिले हो सकते हैं कि आपको पेमेंट इंस्टेंट नहीं करना पड़ेगा, तो फिर दिक्कत आएगी। लेकिन अगर ये होता है तो रुपये बहुत मजबूत होगा। तो मैं इसको सिर्फ इस संदर्भ में देख रहा हूँ कि चूँकि आज अनाउंसमेंट हुआ है, आरबीआई की तरफ से एक सजेशन दिया गया, ये ध्यान रखिएगा ये डायरेक्शन नहीं है, सजेशन है कि आप लोग अपनी क्रेडिट लाइन यूज़ करें, स्पॉट से कम खरीदें। तो ये कितने दिन तक मानते हैं, कितने दिन तक चल पाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एनर्जी प्राइसेस ऊपर हैं, अब मान लीजिए गैस के प्राइसेस ही ऊपर बने रहते हैं, स्पॉट के प्राइसेस $40 से नीचे नहीं आते, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए कि इसको ही वो फॉलो करते हैं, क्योंकि आपको सप्लाई भी दुरुस्त रखनी है। लेकिन फिलहाल के लिए ये बहुत बड़ा मूव है जिसकी वजह से आपको अपनी करेंसी में स्ट्रेंथ दिख रही है, और अगर ये कंटिन्यू करता है तो डेफिनेटली रुपया और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, तो रुपये में और मजबूती की उम्मीद जरूर जताई जा रही है। एक बड़ा एक्शन लिया गया और रुपये में वो इनफैक्ट इमीडिएट रिफ्लेक्शन भी आया। 130 तक के लेवल्स देखने को मिले थे, अब 36 के आसपास ट्रेड देखा जा रहा है। शुक्रिया नीरज इस अपडेट के लिए। तो बड़ी चीजें और इनफैक्ट नजरें रहेंगी
दरअसल कब तक वो गैस प्राइस हाइक का अनाउंसमेंट हो जाता है, आज शाम को दरअसल वो ऐलान आ सकता है। तो गैस कंपनियां रेडार पर और ऑफ कोर्स ये रुपये की स्ट्रेंथ पर भी नजरें। अच्छा, इस बीच इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 17,133 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी बैंक 1100 पॉइंट ऊपर था, हल्का सा कूल ऑफ किया है इसने, लेकिन 960 अंकों की बढ़त देखी जा रही है। एक बार ये जो रिस्क ऑन लौटा है आशीष महेश्वरी, उस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, खासतौर से मेटल कंपनियों में। हिंडाल्को का ट्रेड देखिए, 5% की तेजी, और ये 5% की काफी अग्रेसिव गिरावट सोमवार के सत्र में हमने देखी भी है। वहां से एक रिवर्सल आता हुआ नोवेलिस के बिजनेस को लेकर चिंता है। आज सुबह में इनफैक्ट एक रिपोर्ट भी आ रही थी, वो आगे संभल सकता है और इंडिया बिजनेस स्ट्रांग है। आप क्या ये ट्रेड्स लेने के फेवर में है? मेटल्स में चाहे टाटा स्टील, JSPL, सेल सब भागे हैं आज। जी बिल्कुल, एक थोड़ी वैल्यू बाइंग दोबारा से शुरू हुई है, क्योंकि जो प्राइसेस का यदि ट्रेंड देखें तो काफी करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। यदि स्टील की बात करते हैं तो जो CR स्टील पीक में 89 रुपीज केजी तक बिक गया रिटेल में, वो आज 56-57 रुपए पर केजी है। ऐसे CR भी जो 80-82 वाला 50-52 रुपए के आसपास आ गया है। तो अब बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है यहाँ पर प्राइसेस के नीचे आने का, ये मार्केट ने समझना शुरू कर दिया है, पहली बात। दूसरी बात, जो हिंडाल्को का जो एल्यूमिनियम है या जो कॉपर के प्राइसेस भी हैं, वो भी अपने जो बॉटम लेवल पर है। इनफैक्ट एल्यूमिनियम प्राइसेस को तो हमने अपने 52 वीक लो के पास जाता देखा, कॉपर भी अपने 3-4 मंथ्स के लो के आसपास है। तो अब थोड़ा सा पिकअप डिमांड में देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ से डाउनसाइड नजर नहीं आती। तो थोड़ी वैल्यू बाइंग है, पर मेरा मानना अभी भी है कि थोड़ा स्टॉप लॉसेस वगैरह रख के मेटल काउंटर्स में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ग्लोबली चीजें काफी फ्लूइड है। इंडिया जरूर अच्छा नजर आता है, पर ग्लोबली जो सिनेरियो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। तो बिल्कुल 10-15 रुपए का स्टॉप लॉस रख के हिंडाल्को में ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे ही JSW स्टील में भी मेरा मानना है 10 से 15 रुपए का स्टॉप लॉस रख के किसी ट्रेडर को अग्रेसिव बैट लेना हो तो लिया जा सकता है। निफ्टी मेटल इंडेक्स, आप मेटल्स की बात करें तो मैं एक बार स्क्रीन पे रखना चाहूँगा। निफ्टी मेटल इंडेक्स आज अपने एक क्रिटिकल जंक्चर से, नॉट एग्जैक्टली मैं इसको मार्केट से कोरिलेट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन निफ्टी मेटल का जो पिछले 3 सेशन का लोज था वो वेल डिफाइंड था, बहुत क्रिस्प, एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, और अभी ये बाइसेक्ट करके 50 डे को डे हाई की जोन में आके ट्रेड कर रहा है। बट एक चीज़ अच्छी है जनाब, इस बाज़ार में अभी भी बहुत सारे IT स्टॉक्स, मतलब रुपये में अगर आप देखें वीकनेस है, बट स्टिल डे हाई पे फ्लो कर रहे हैं। मैं निफ्टी IT को डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले काम करते हैं जरा चार्ट का चमत्कार समित चौहान जी के सौजन्य से आएगा। और बताइए सचिन, क्या पिक किया है आपने यहाँ पे? समित, माफ कीजिएगा, क्या चीज़ करना चाहेंगे आप? देखिए, हम कंटिन्यू रिएटरेट करेंगे। इनफैक्ट यूनाइटेड स्पिरिट्स को वेडनेसडे को भी हमने ये रिकमेंड किया था। स्टॉक में कुछ ज़्यादा हलचल नहीं देखी है, और आज भी अगर हम देखें तो स्टॉक में लो लेवल से रिकवरी आई है। थोड़ा हम मेटिकुलसली ये स्टॉक को 15 दिन की ट्रेडिंग एक्शन देखे तो 7 बार ये स्टॉक ने 820-25 के क्लस्टर में जाके वहां से रिकवरी दी है। इसके वीकली चार्ट्स काफी पॉजिटिव है, तो यहाँ से हमें लगता है कि ये स्टॉक में आने वाले 1-2 हफ्ते में काफी एक स्ट्रॉन्ग मूव आ सकती है। पोजिशनल बेसिस पे हमारा ये 900 बियॉन्ड के लेवल्स है, बट विद 2 to 3 डेज अगर पर्सपेक्टिव से अगर ये स्टॉक देखना भी है तो हमें लगता है कि 865 से लेकर 880 के लेवल्स भी यूनाइटेड स्पिरिट्स में दिख सकते हैं। अगर कोई स्पॉट में बाय करता है तो 823 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, या फिर अगर कोई ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड करना चाहता है तो करंट सीरीज अक्टूबर सीरीज का 860 का कॉल ऑप्शन 33 हाफ के आसपास ट्रेड हो रहा है, वो बाय किया सकता है। और ये एज अ डिस्क्लोजर हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है। 17 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट इसका 55 का होगा। ओके समित, आपने अगर आप देखें यहाँ पे ये स्टॉक पिक किया है, इट्स नाउ ट्रेडिंग एट डे हाई। एक बात, इस कॉल के पीछे एक और तर्क सुन लीजिए और जाके रीड कीजिएगा। देखिए, कोई भी कॉल पे ब्लाइंड काम करना नहीं अच्छी चीज़ नहीं है। जाइए और मैकडॉनल्ड्स को रीड कीजिए, इसके पिछले 6 महीने के प्राइस पैटर्न को रीड कीजिए, और स्पेशली 19 अगस्त से लेके आज तक के इसके वॉल्यूम्स को देखिए। जो एवरेज वॉल्यूम था लास्ट लगभग 1 साल में, बीते 1 महीने में उस एवरेज वॉल्यूम का अप्रॉक्सीमेटली 1.4 टाइम्स वॉल्यूम रहा है। यानी अगर 100 शेयर ट्रेड होते थे तो 150 शेयर 140 शेयर ट्रेड हो रहे हैं, और ये स्टॉक वेल अबव 200, 150, 20 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक बहुत अच्छी बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज में स्टॉक है इस वक्त। खैर, यहाँ पे ये जनाब चार्ट का चमत्कार हो गया। जरा अब आइए रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। याद रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज से मैं बात करना जा रहा हूँ और स्टैंडर्ड स्क्रीन आपकी स्क्रीन पे है। ये कल दरअसल
सचिन उत्तेकर जी की बाय कॉल थी और कई बार प्राइस साथ नहीं देता है बट इंडिकेटर्स साथ में होते हैं तो एक टेक्निकल एनालिस्ट को जो है वो कॉल निकालनी पड़ती है। और कल मैं कह सकता हूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो कॉल थी आपकी सचिन, बहुत ही खूबसूरत कॉल थी और पूरा बाजार सिंक हो रहा था। वी वर वॉलेटिंग 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बट स्टिल आपने रिलायंस को पिक किया। ब्रिलियंट कॉल थी। बताइए रिलायंस पे आपका व्यू क्या है और आप क्या प्रॉफिट्स को उसको कैश में कन्वर्ट कर लें या फिर यहाँ से उस ट्रेड पर आपका व्यू फर्दर क्या है? सचिन। थैंक यू वीरेंद्र जी, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग दिस एफर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरीके से आपने विश्लेषण किया इंडिकेटर्स भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली जब आप एक पर्टिकुलर थ्योरी को एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिकेटर तो टेक्निकली वो इनफैक्ट सेटअप था जिस पर कुछ डिटेल दे रहे थे। अब ये सचिन को दोबारा जोड़ना पड़ेगा कि उन्होंने क्या पढ़ा था एग्जैक्टली और क्या जमा है। अच्छा, फंडामेंटल कारण तो मैं आपके सामने पेश कर सकती हूँ और वो दरअसल जुड़ा हुआ है कल के बड़े इवेंट से ठीक पहले। आपको याद होगा कल 1 अक्टूबर है और कल के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बड़ा ऐतिहासिक 5G का रोल आउट करने वाले हैं, 5G सर्विसेज का रोल आउट। और इसका ऐलान दरअसल कल प्रधानमंत्री की ओर से होता हुआ दिखाई देगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दरअसल ये उद्घाटन करने वाले हैं और टेलीकॉम कंपनियां पहले से ही दरअसल इसकी तैयारी कर चुकी हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो दरअसल रिलायंस को और बूस्ट कर रहा है। याद रखिएगा जियो की तैयारी हो चुकी है लगभग 5G लॉन्च करने की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी की एजीएम में याद होगा आपको कहा था कि दिवाली तक जो बड़े 5-6 शहर हैं वहां पर 5G का रोल आउट हो जाएगा। फिर दिसंबर 2023 तक दरअसल देश भर में पैन इंडिया 5G सर्विसेज जियो देता हुआ नजर आएगा। इसके ठीक सामने एयरटेल ने भी अपनी तैयारी कर ली है और एयरटेल की तरफ से कॉन कॉल में यह बयान आया था कि 2024 मार्च तक यानी कि इस वित्त वर्ष के अंत में 5G रोल आउट पैन इंडिया एयरटेल की तरफ से भी होगा। तो दोनों स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जब तक सचिन हमारे साथ जुड़ते हैं। रिलायंस और एयरटेल इस 5G रोल आउट के ठीक पहले एक्शन में है, अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और जो लूजिंग फिगर है यहाँ पर वो वोडाफोन आइडिया, क्योंकि वोडाफोन आइडिया की तरफ से कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि वो 5G रोल आउट कब करते हुए दिखाई देंगे। वहां पर हम सब जानते हैं वित्तीय स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है। तो ये दो कंपनियां जियो और ऑफ कोर्स एयरटेल फोरफ्रंट पर रहेंगी 5G सर्विसेज को लेकर और ज्यादा मार्केट शेयर बटोर सकती है। हिमांग जानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन रहेगी ये, क्योंकि 5G सर्विसेज हम सब जानते हैं ग्लोबली उसको किस तरह से लोगों ने इस्तेमाल किया है और किस तरह का यूजेज लार्जली कंपनियां करती है अलग अलग प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म्स तैयार करने के लिए और उसको डिलीवर करने के लिए। ये कितना ज्यादा पुश अर्निंग्स में ला सकता है इन दोनों कंपनियों के लिए, जियो और एयरटेल के लिए? सो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है दोनों कंपनियां के लिए और उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें पहले से ही थी कि भाई किस तरह का इन्वेस्टमेंट होगा, रोल आउट का क्या प्लान्स है। पर्टिकुलरली रिलायंस में तो बहुत ही क्लियरली वो आउटलाइन कर दिया गया था, पर इसका जो अर्निंग्स का इम्पैक्ट है उसको वक्त लगेगा, क्योंकि इनिशियली तो काफ़ी बड़ा केपेक्स कंपनी ने कर दिया है। और टिपिकली क्या होता है कि जो हाई प्राइसिंग वाले जो पैक्स होते हैं वहाँ पे बहुत जल्दी आपको ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 3 से 6 महीने लगेंगे टू गेट इनिशियल फीडबैक कि भाई इसमें कितने लोग आ रहे हैं और किस तरह का आरपू इंक्रीज कंपनियां दे पा रही है। पर डेफिनेटली एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कि अर्निंग्स और जो रेवेन्यू है उसकी विजिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी आरपू में हमने एक लेवल का ट्रैक्शन देख चुके हैं। 5G का भी थोड़ा एक एडिशनल जो है वो अपग्रेड देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि 5G रोल आउट कितना मार्केट शेयर ये दोनों कंपनियां हासिल करती हुई दिखाई दे सकती हैं और बिजनेसेस में कितना ये वैल्यू ऐड लेकर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हेमांग हमारे लिए समय निकालने के लिए आज इस बड़े दिन। हेमांग जानी अपनी राय देते हुए इन सेक्टर्स पर, लेकिन
इस बीच मार्केट पर एक बार फिर नजर हम घुमा लेते हैं, क्योंकि एक पॉकेट जो फिर से जोर पकड़ने लगा है वो कंजम्पशन ड्रिवन काउंटर्स है। टाटा कंज्यूमर स्क्रीन पर लेकर आइएगा प्लीज। 0.5% भाग चुका है पिछले 5 मिनटों में, 1% ऊपर दिखाई देगा आपको ये। नेस्ले में फिर थोड़ा सा ग्राउंड पिकअप करता हुआ दिखाई दिया। आईटीसी का क्या हाल है? आईटीसी आज हल्का सा थोड़ा सा साइडवेज ट्रेड कर रहा है, लेकिन टाटा कंज्यूमर में एक्शन बढ़ रहा है। राजेश सातपुते, वेरी क्विकली एक बार टाटा कंज्यूमर का चार्ट चेक देंगे आप? अच्छा जी, मुझे लगता है कि आज ओवरऑल ये पैक अच्छा है, साइडवेज है, लेकिन अभी मूव शुरू हुआ है। कंज्यूमर कहां तक जाएगा? मेरे हिसाब से अगर आपको इसको बीटीएसटी करना है, सो दिस इज द राइट मोमेंट। 800 के ऊपर बाय रहेगा, 820 से 825 का टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो रहेगा 794 का। ओके, तो ये 820 से 825 के लिए आप कह रहे हैं टाटा कंज्यूमर में एक अपॉर्चुनिटी तेजी का ट्रेड लेना है। एक और स्टॉक जो इस घंटे अपनी चाल और मजबूत करने लगा है वो है ओएनजीसी। वो भी लेकर आइएगा प्लीज स्क्रीन पर, 127 के लेवल्स। अच्छा, एक चीज है, एक तो रिलायंस की मजबूती, दूसरी तरफ बैंकों में आप देखिए एचडीएफसी बैंक का योगदान करीब 3% ऊपर। कार्यक्रम की शुरुआत में ये कुछ स्टॉक्स थे जो वीरू ने भी मेंशन किए थे, एलएनटी का चलना और अब ओएनजीसी का दोबारा पार्टिसिपेट करना। ये इनफैक्ट सिग्निफिकेंट इसीलिए है क्योंकि ये वो दिग्गज काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी खासी मंदी की पोजीशंस एफआईआईज ने बनाई थी और वहां पर हल्का हल्का मूव अब आने लगा है। क्या मूव का रिवर्सल की तरफ इशारा कर रहा है? क्या फिर तेजी पकड़ेगा गाबा साहब ओएनजीसी? ओएनजीसी का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि ओएनजीसी में यस तेजी पकड़ सकता है, लेकिन लोअर लेवल में लेने की कोशिश कर रहा है टर्न अराउंड की, लेकिन लोअर लेवल पे खरीदना चाहिए क्योंकि स्टॉक थोड़ा डीप है 122 में। कोशिश कर सकता है बिल्कुल, अगर अप मूव मिलेगा तो कहां तक जाएगा? मेरे ख्याल से 135 पॉसिबल है, लेकिन लेटर पार्ट 1-1.5 घंटे में थोड़ा सेलिंग आया है, इसलिए लोअर लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो थोड़ा सा ये ओएनजीसी बाय ऑन डिप्स कह रहे हैं गाबा साहब, 0.5% की हालांकि बढ़त देखने को मिल रही है। चलिए, इस बीच एक और पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ जिस पर नजरें रहेंगी और एक बड़ा ट्रिगर इनफैक्ट अगले सोमवार के लिए साबित होता हुआ दिखाई देगा, वो है ऑटो बिक्री के आंकड़े। अब हम सब जानते हैं धीरे धीरे करके पिकअप देखने को मिला है बिक्री के आंकड़ों में, लेकिन सितंबर के महीने में कुछ त्योहारों का भी फ्लेवर था। उसका कितना फायदा दिखेगा? यतिन हमारे साथ है इस पर एक अपडेट देने के लिए। यतिन, कैसी रह सकती है बिक्री के आंकड़े? देखिए, हमने ये देखा है कि सितंबर के महीने में काफ़ी सारे फेस्टिवल शुरू हो गए हैं। पिछले साल अक्टूबर में आपको नवरात्रि शुरू होती हुई दिखाई दी थी और इस साल आपको सितंबर से ही फेस्टिव सीजन की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो ऑटो कंपनीज हैं अपने डीलर्स के पास इन्वेंट्री भर रहे हैं और मांग भी अच्छी है, तो दोनों वजह से आपको दिखेगा कि रिकॉर्ड सेल्स आपको पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में दिखेंगे। इसके अलावा टू व्हीलर्स और ट्रक सेगमेंट की भी बात करें तो यहाँ ग्रोथ हेल्दी होनी चाहिए। शुरू करते हैं ट्रक सेगमेंट के साथ, क्योंकि यहाँ हमने अप ट्रेंड देखा है और अप ट्रेंड कंटिन्यूड है। अशोक लेलैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको दिखेगा कि सेल्स लगभग 60-65% के आसपास बढ़ती हुई नजर आएगी साल दर साल बेसिस पे। और टाटा मोटर्स के लिए भी दोनों ऑटोमोटिव सेगमेंट और ट्रक सेगमेंट दोनों ही बेहतर कर सकते हैं। इनफैक्ट टाटा मोटर्स की बात करें तो बिक्री का आंकड़ा लगभग 83,000 यूनिट्स रह सकता है और यहाँ लगभग 40% की ग्रोथ आपको दिखेगी। मारुति लगभग रिकॉर्ड सेल्स के आसपास आपको दिखेगा। फेस्टिव सीजन सेल्स में लगभग दुगनी होती हुई दिखाई देगी बिक्री। ऑब्वियसली दो रीज़न है, एक तो मांग अच्छी है, प्रोडक्शन बढ़ा है, और जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज थी वो कहीं ना कहीं कम हुई जिसके कारण प्रोडक्शन पिकअप हो रहा है। M&M ऑटोमोटिव क्योंकि नए लॉन्चेस अच्छा कर रहे हैं, खास करके XUV 700, यहाँ आपको लगभग 63-64 हज़ार यूनिट्स कंपनी बेचती हुई नजर आएगी। ट्रैक्टर सेल्स बिल्कुल फ्लैट होने चाहिए क्योंकि जनरली हमने ये ट्रेंड देखा है कि फेस्टिव सीजन में बजाज ऑटो की बात करें तो लगभग 10% की ग्रोथ यहाँ। हीरो मोटोकॉर्प पिछले साल का बेस थोड़ा बड़ा था और इस टाइम स्कूटर सेल्स में थोड़ी कमी आई, जिसके कारण आप देखेंगे कि सेल्स लगभग 5 लाख यूनिट्स के आसपास आएंगे। रॉयल एनफील्ड की बिक्री लगभग 77,000 यूनिट्स के आसपास आनी चाहिए। और टीवीएस मोटर्स एक्सपोर्ट मार्केट थोड़ा वीक है, लेकिन अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो टीवीएस मोटर्स बेहतरीन प्रदर्शन दिखाएगा और यहाँ भी लगभग 8% की ग्रोथ आपको आती हुई नजर आएगी। तो ये अगर आप देखिए थिंक की तरफ से सारी क्लासेस अगर आप देखिए टू व्हीलर स्पेस, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के नंबर स्क्रीन पर रखे गए। मैं आई थिंक इस पर लौटेंगे, कुछ देर में बात करेंगे और इनफैक्ट कल मॉर्निंग में भी इस पर डिस्कशन करेंगे, मतलब सोमवार को जब लौटेंगे। लेकिन इससे काम करते हैं, पहले ये चलते हैं आशीष महेश्वरी जी के पास। इससे पहले कि हम मोमेंटम कॉल्स पे जाएँ, जरा इनको डिस्कस कर लेते हैं मिड कैप फंड का। आशीष बताइए, आपने क्या पिक किया है मिड कैप में?
मेरा पिक रहेगा मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड। इस स्टॉक में आज अच्छा खासा मोमेंटम भी बिल्टअप हुआ है और आगे भी मेरा मानना है स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। अब रीजन ये है कि आप इमेजिन करिए कंपनी जिसका जो करंट सेल है उससे अगले 7 साल की ऑर्डर बुक उसके पास ऑलरेडी इन हैंड है, और जो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है कि उनका कि 1.25 लाख करोड़ के बजट में से 85,000 करोड़ कम से कम वो डोमेस्टिक से ब्रोकर करना चाहते हैं, तो मझगांव शिपयार्ड जैसी कंपनी काफी बेनिफिट इसका मिलेगा, क्योंकि पहले काफी कुछ हमारे जो नेवी के इक्विपमेंट थे वो रशिया से आते थे, अब वो सारा मझगांव डॉकयार्ड जैसी कंपनियां बनाएंगी। तो मेरा मानना है कि कम से कम इस साल की जो प्रॉफिटेबिलिटी है इस कंपनी की करीब 1,000 करोड़ के आसपास रहेगी। तो 10,000 से करोड़ कम का मार्केट कैप है और 1,000 करोड़ का प्रॉफिट है, तो बहुत वैल्यू बाइंग है, और इनफैक्ट इस स्टॉक में पोटेंशियल मुझे 1 साल के अंदर डबल होने का लगता है। तो और शॉर्ट टर्म में भी मुझे काफी अच्छा लगता है स्टॉक। यदि कोई 1 महीने का पर्सपेक्टिव से भी रखे तो भी 10-1% की अपसाइड कहीं नहीं मिलेगी। मझगांव डॉक 490 435 पे ट्रेड करते हैं मेरे ख्याल से आज या फिर कल, आई थिंक इसी कार्यक्रम में या फिर ओपनिंग के वक्त ये किसी हमारे मेहमान की कॉल थी और बहुत अच्छी कॉल थी। मझगांव डॉक एट करियर हाई। आप मैं एक प्रश्न जोड़ूं आशीष महेश्वरी जी, यहाँ पे आपकी एक्यूमुलेशन की ट्रैजेक्टरी यही है या फिर डिप्स पे भी लेना है 420 410 की ट्रैजेक्टरी मिले तो? अब मुझे नहीं लगता वीरेन कि वो लेवल देखने को मिलेगा, फिर भी मैं 460 470 जो कल ही था, इनफैक्ट कल ही से हम लोगों ने भी अपने क्लाइंट्स को एडवाइस किया है कि एक्यूमुलेट कर सकते हैं इस लेवल पे, तो 460 465 किसी भी करेक्शन में आए तो बिल्कुल इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर लें। इट्स अ गुड बाय जोन 495 बात करते करते आ गया। और याद रखिएगा जिस पैटर्न से ये स्टॉक बाहर निकला है, जो प्राइस पैटर्न है इसका, वो एक टिपिकल फ्लैग है। आई थिंक नॉट एग्जैक्टली फुलफिलिंग द एंटायर प्रॉपर्टी ऑफ फ्लैग, बट स्टिल बहुत अच्छा चार्ट है। इस पे इसका फ्लैग पे इसका सक्सेस रेशियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। खैर इंडिसेस लौट के थोड़ा सा नीचे आए हैं और ये लॉजिकल भी था, और इतना बड़ा गेन जो है वो ओवरनाइट कैरी नहीं कर सकता था बाजार। जो विदाउट टिकट एनालिस्ट और जो ट्रेडर्स होते हैं वो आखिरी में उतरते हैं। किस जोन में हमने बात की थी? 2 बजे बात की कि 17,200 तक का स्विंग पॉसिबल है, और 180 170 150 के जोन में कहा भी गया कि प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लीजिए, कन्वर्ट करिए। बोथ इंडस्ट्रीज वहाँ से थोड़ा सा नीचे आए हैं। अब एक काम करते हैं, आपकी स्क्रीन पे देखते हैं डाउ फ्यूचर्स। याद रखिएगा आज के डाउ फ्यूचर्स में तेज़ी तो है, बट एक और चीज़ है कि आप वीकेंड रिस्क कैरी कर रहे हैं। और 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर हैं। इंडिया विक्स आज सब्सटेंशियली डाउन आया है, करीब 6% नीचे, स्टिल विद इन वेरी कंफर्टेबल टेरिटरी 20। और इस ग्लोबल एनवायरनमेंट में इंक्लूडिंग ऑल रिस्क आपको ट्रेड क्या कैरी करना है, नहीं करना है, आइए उस पर बातचीत करते हैं। मानस से शुरुआत करते हैं, आपका मोमेंटम कॉल। मानस, क्या कैरी करेंगे आप मंडे मॉर्निंग के लिए? देखिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है इस टाइम उसी पे बेट रहेगा, उसको ही कैरी करेंगे, और वो है ABFRL का। ABFRL में अगर आप देखिए तो करेक्शन देखने को मिला था अभी कुछ दिन पहले, के बाद स्टॉक ने अमेरिका से 315 के आसपास बॉटम बनाया, वी शेप रिकवरी देखने को मिली और पिछला हाई आज ब्रीच हो गया है, वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो आई थिंक ABFRL को लेके जाना चाहिए। 342 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 365 के टारगेट करिए। ABFRL, और डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे इसका कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा। ABFRL एट्स 349, ये इसका करियर हाई है, ये ऑल टाइम हाई क्लोज है। और आज सुबह भी CNBC आवाज़ की जब आपने रोल ओवर रिपोर्ट देखी होगी, उस स्टॉक के बारे में खुल के टिप्पणी की गई थी कि जनाब ये स्टॉक अपने साथ बहुत ही सब्सटेंशियल OI लेके आया है इस सीरीज़ के लिए। इनफैक्ट मैं आपको बता भी देता हूँ क्या था। अगर आप देखें उस वक्त का डेटा रोल ओवर्स की शीट में, ये मेरे ख्याल से 8वें या 9वें पायदान पे था। स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स, लगभग मेरे ख्याल से 93 to 94% रोल ओवर्स, मतलब एक स्टॉक ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो रहा है। कल भी जब बाजार 200 EMA ब्रीच कर रहा है और विद लॉन्ग रोल ओवर कॉस्ट, विद सब्सटेंशियल हाई रोल ओवर कॉस्ट जब स्टॉक क्लोज हो रहा है, वो स्ट्रेंथ का कोर इंडिकेटर था। एंड लुक एट AB फैशन नाउ, इट्स 350। समित, आप क्या पिक करेंगे कल के लिए? वीरेंद्र, यहाँ पे सन फार्मा के साथ जाना चाहेंगे। काफी इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन हुई है। अगर आप इसका थोड़ा एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट ये 2015 के बाद फर्स्ट उसके हाईएस्ट वीकली एज वेल एज मंथली क्लोज आज कंफर्म करने जा रहा है।
943 के आसपास उसकी प्रीवियस हाई वीकली क्लोज थी लास्ट 5-6 साल की इनफैक्ट। तो आज ये उसकी 5 से 6 साल की हाईएस्ट वीकली एज वेल एज मंथली क्लोज यहाँ पे कंफर्म कर रहा है। और आज ओवरऑल डेली चार्ट पे भी तो ये पॉजिटिव है, इंडिकेटर्स इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से ये 960 का लेवल भी सरपास कर सकता है आने वाले हफ्ते में। तो हम सन फार्मा यहाँ पे कैरी करेंगे, जिसमें आपको स्टॉप लॉस 929 का रखना है अगर आप अंडरलाइन में इसको बाय करते हैं। टारगेट लगभग 975-980 का रहेगा। और अगर कोई ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना चाहता है तो 950 का कॉल ऑप्शन जो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है वो बाय किया सकता है 22 के स्टॉप लॉस के साथ, और लगभग 37 से लेके 42 के इसके टारगेट्स होंगे। ओके, सन फार्मा की 950 की कॉल आप नेक्स्ट सेशन के लिए कैरी करेंगे। एक बार सन फार्मा लेके आइएगा। अब तक जितने भी स्टॉक्स पिक किए हमारे विशेषज्ञों ने, याद रखिएगा वो है स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स। और सन फार्मा का अगर ये 949.65 पे क्लोज आता है तो ये भी इसका ऑल टाइम हाई क्लोज होगा। ऑल्दो एक बार इंट्राडे बेसिस पे 29 अप्रैल 2022 को इसने एक हाई लगाया था करीब 966 रुपए का, और इससे पहले कल भी इंट्राडे हाई था करीब 954 रुपए का, बट स्टिल एट 949.75 ऑन क्लोजिंग बेसिस ये सन फार्मा का ऑल टाइम हाई होगा। अच्छी कॉल है, अच्छा लॉन्ग ओ एडिशन इस स्टॉक में देखा गया है। आशीष बहती जी, आप क्या कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? जी वीरेंद्र जी, हैवेल्स को ही कैरी करने की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से मूव है, हमें लगता है 1330 का एसएल लगाकर करंट लेवल पे भी पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी 1385 के टारगेट के लिए। इसका ट्रेड फिलहाल आप कह रहे हैं इसी को कैरी किया जाए, 1.5% ऊपर है ये। सोमवार की बात हो रही है। राजेश सातपुते, आपका ट्रेड? अच्छा जी, मुझे लगता है कि आज कुछ लेके जाते हैं, थोड़ा बैंकिंग कंफर्ट और ज्यादा दे रहा है और इनफैक्ट ऊपर से थोड़ा हल्का भी हुआ है, तो एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए जो स्ट्रक्चर वाइज मुझे लगता है एक्सिस बैंक के बाद कोई अच्छा लगता है वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक देखिए ये अपना 10-20 डीएमए के ऊपर क्लोज दे रहा है। 1180 का वो लेवल था, 1190 के आसपास ये फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है। तो आपको इंडसइंड लेके जाना है 1180 का सपोर्ट ध्यान पे रखते हुए 1170 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। और बीटीएसटी का इसका जो टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 1230 से 1240। 1230 से 1240 तक का टारगेट रहेगा इंडसइंड बैंक में तेजी का ट्रेड। काबा साहब, आपका क्या इरादा है? लॉन्ग साइड बिल्कुल डालमिया भारत। और डालमिया भारत का जो चार्ट है लगता है बहुत बढ़िया बेस बनाया है। उस बेस से एक आज पीप आउट किया हुआ है, ब्रेकआउट कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। स्ट्रेंथ तो नजर आती है, टर्न अराउंड टॉक है। इसका टारगेट है 1650 वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 1575, अब ट्रेड कर रहा है 1602 रुपए में। 1575 का स्टॉप, 1650 का टारगेट डालमिया भारत। डालमिया भारत 1650 के टारगेट के लिए एक मौका आपको साफ दे रहा है। यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। आज फिर से सीमेंट में जान लौटी है। एक तो इंडिया सीमेंट भी दिखाइएगा, जो यतिन ने खबर ब्रेक की थी सूत्रों के हवाले से कि इंडिया सीमेंट अपने कुछ एसेट्स को बेच सकता है, जिसमें इनका एक प्रोजेक्ट रेडी लैंड है जिसमें एक लाइमस्टोन माइन भी शामिल है मध्य प्रदेश में, और साथ ही साथ इनका जो प्लांट राजस्थान में है उसको भी बेचने के बारे में चर्चा हो रही है। 10% ऊपर है वो स्टॉक उस अपडेट के बाद। आप इस पर नजरें रहेंगी। साथ ही यहाँ पर देखिए कुछ और ट्रेड्स है जो एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन पहले आशीष महेश्वरी से ले लेते हैं एक ट्रेड कि वो बीटीएसटी के तौर पर क्या कैरी करना चाहेंगे। महेश्वरी जी बताइए। देखिए जिस तरह से मोमेंटम बना हुआ है, इनफैक्ट इंडिया सीमेंट को ही लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये डेवलपमेंट जो हुआ ये काफी पॉजिटिव है कंपनी के लिए। करीब 850 करोड़ का कैश कंपनी को मिलेगा। और अभी भी मुझे लगता है जो वैल्यूएशन मिल रहा है गुजरात अंबुजा सीमेंट को या एसीसी को, उसका 1/10 वैल्यूएशन भी यदि देखा जाए तो इंडिया सीमेंट को नहीं मिल रहा है। तो 8,500 करोड़ के मार्केट कैप पे साउथ का इतना बड़ा प्लेयर आपको मिल रहा है। तो अभी भी मुझे लगता है कि इंडिया सीमेंट को बिल्कुल बाय करना चाहिए। और सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो अक्टूबर में काफी अच्छा परफॉर्म करता रहेगा, क्योंकि मानसून अभी खत्म हो गया है, तो प्राइस हाइक और ये सब चीजें शुरू हो गई हैं यहाँ पर। तो इंडिया सीमेंट पर बिल्कुल बैट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस सीरीज में 285-290 तक भी स्टॉक जा सकता है। 285-290 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ये एक बड़ी खबर है, याद रखिएगा। सूत्रों के हवाले से अपडेट आया है यहाँ पर कंटेंडर्स के तौर पर अदानी ग्रुप,
अल्ट्राटेक, जेएसडब्ल्यू सीमेंट के नाम आए थे, कंपनियों की तरफ से अभी भी टिप्पणी आना बाकी है और इंडिया सीमेंट ने कमेंट नहीं किया। उन्होंने कहा वो मार्केट रूमर्स पर कमेंट नहीं करते, लेकिन ये सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन और उसके बाद स्टॉक में एक्शन बना जरूर है। अच्छा आशीष महेश्वरी जी, ये ग्रैन्यूल्स में क्या हो रहा है? ये स्टॉक बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है आजकल। आज फिर देखिए यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव तेजी की तरफ बनता हुआ दिखाई दिया। फंडामेंटली कैसे पढ़ रहे हैं आप इस स्टॉक को? जी, इनफैक्ट बहुत रेयर एक फार्मा स्टॉक्स में से है जो ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के पास में ट्रेड कर रहा है ग्रैन्यूल्स इंडिया। और मुझे लगता है कि इसमें जो इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन है धीरे धीरे स्टॉक में बढ़ रहा है। हमने लास्ट 2 क्वार्टर के जो नंबर्स भी आते देखे थे वो काफी अच्छे नंबर्स रहे थे, काफी लो डेट है कंपनी के पास में, तो बिल्कुल स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए। और मुझे लगता है जो 370 के ऊपर का लेवल इस स्टॉक में जल्दी देखने को मिलेगा। तो इनफैक्ट सन फार्मा और ग्रैन्यूल्स ये दोनों स्टॉक में मैं काफी बुलिश हूँ इस लेवल पे। हर्षदा एक स्टॉक देखिए, मैं आपकी स्क्रीन पे रखूंगा, इट्स लिबर्टी एंड हेडिंग टुवर्ड्स इट्स करियर हाई। अब एक बड़ा कारण हो सकता है, या तो मैंने मिड सितंबर में एक 410 का जूता लिया था, वो मेरे ख्याल से आइसोलेशन में कारण हो नहीं सकता। बट क्या गजब का मूव है, क्या गजब का मूव है। आई मीन 173 रुपये से 309 रुपये। एक काम करिए, कैंडलस्टिक चार्ट दिखाइए जरा प्लीज इसका। और मेरे ख्याल से ये इसके करियर का सेकंड बेस्ट नहीं, इनफैक्ट थर्ड बेस्ट स्विंग है। पहला था 2005 का, जब ये स्टॉक लगभग 126 से 340 हुआ था। सेकंड लेग में यहाँ पे फरवरी 2014 में, देखिए बात करते करते कोई ट्रेड मत दीजिएगा प्लीज, इट्स अ स्लाइटली इलिक्विड स्क्रिप्ट, बट स्टिल हम प्राइस बिहेवियर पे बात करेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है यहाँ पे 310। आशीष महेश्वरी जी, इसने पैसा कमा के दिया है फुटवियर सेगमेंट में। लेट्स कंपेयर बाटा। बाटा क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पे? बाटा अगर आप देखें 1882 स्टिल लोअर ट्रैजेक्टरी पे प्लेस्ड है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। और एक कैंपस जो हालिया लिस्टिंग थी, इसने भी काफी अच्छा पैसा बना के दिया। फुटवियर सेगमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग मूव है। आपका प्रिफर्ड कोई स्टॉक है क्या इस वक्त चेज करने लायक इस वक्त? जो मेरा सबसे पसंदीदा स्टॉक है वो है मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड। और काफी बेहतरीन रिटर्न आईपीओ के निवेशकों को दिया और आगे भी उसके बाद में भी कंटिन्यूस हमने इस स्टॉक में देखा नए हाईज बनते आ रहे हैं। और रीजन ये कि अब जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में एक अपस्विंग आया है, आप देखिए क्वार्टर ओवर क्वार्टर भी 30-30 करोड़ का मुनाफा बढ़ रहा है। मार्च में 67 करोड़ का प्रॉफिट था, अब 100 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट है। और इस साल में वो उम्मीद कर रहे हैं करीब 500 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी कर सकती है। तो मुझे लगता है ये सेक्टर में बेस्ट बेट है तो मेट्रो ब्रांड। मेट्रो ब्रांड्स अगर आप देखें, एक बात तो है, ये जो इनके जूते हैं जो मेट्रो ब्रांड्स के, वो स्लाइटली प्रीमियम कैटेगरी के हैं। अगर आप प्राइस रेंज भी सिंपली गूगल पर डाल के देखें तो इनकी प्राइस रेंज जो है वो थोड़ी सी हाई होती है। और 920 के जोन में मेट्रो ब्रांड्स ट्रेड करता हुआ, और आज भी इस स्टॉक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। और कैंपस और मेट्रो ब्रांड्स ये दोनों अगर आप देखें, इसने काफ़ी अच्छा खासा पैसा बना के दिया है ना। 1533 और 23 माफ कीजिएगा। अब एक बार आज फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज, पहले दिन के जरा हीट मैप को देखते हैं। दैट इज आप फिर एक बार हीट मैप लेके आइएगा और थोड़ा सा क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं कि किन सेक्टर्स ने सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप देखा आज। अगर आप सेक्टर्स पे जाएं तो सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुआ है इंडेक्स पे इटसेल्फ, और आप देखें उसके बाद ऑयल एंड गैस स्पेस में थोड़ी बहुत शॉर्टिंग थी और मेजर आज बायर रहा, मतलब जिस स्पेस ने सबसे स्ट्रॉन्ग दिखा ओआई एडिशन वो था, याद रखिएगा, टेलीकॉम। मैं बाद में आऊँगा, इसको बाइसेक्ट बाद में करूँगा। टेलीकॉम, उसके बाद दूसरे पायदान पे आता है इंडेक्स जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग वेरिएशन था। फिर आता है सीमेंट हमारी, याद रखिएगा, आज जो रोलोवर्स की लिस्ट थी सुबह सुबह हम किसी भी सीरीज के पहले दिन पढ़ते हैं उसमें सबसे ऊपर था। और ऑटोमोबाइल्स और बैंक्स यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ है। देखिए इंडिया सीमेंट्स आपकी स्क्रीन पे, बाकी LIC हाउसिंग फाइनेंस स्ट्रॉन्ग पुल बैक यहाँ पे, मिड कैप बैंकिंग में फेडरल बैंक, कैनरा बैंक, इनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुआ। और शॉर्ट कवरिंग आप देखें आज इंडस टावर्स में, हिंदुस्तान कॉपर में, MCX में, संवर्धन, मदरसन सुमी में, इनेबल्स हाउसिंग फाइनेंस में विजिबल थी। शॉर्ट बिल्डअप मात्र आज याद रखिएगा 26 स्टॉक्स में तक सीमित था और लॉन्ग अनवाइंडिंग सिर्फ एक स्टॉक में। फिर भी वो कहाँ पे हुई आइए देखते हैं जरा। IGL, MGL, गुजरात गैस, ये 3 स्टॉक्स जिन्होंने काफ़ी सब्सटेंशियल ओआई एडिशन देखा था सीरीज के अंतिम पड़ाव में। अब बड़ा एक कारण ये भी हो सकता है कि
माइट भी सितंबर काफ़ी पेनफुल रहा था, तो आखिरी के 3-4 सेशंस में शॉर्ट कवरिंग आई हो, लेकिन आज डैमेज हुआ, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप था, है सारे डॉक्टर रेड्डीज में भी शॉर्ट बिल्डअप था। नाउ जहाँ तक टेलीकॉम का सवाल है, जहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग 8.3% का बिल्डअप हुआ, वहाँ पे भारती एयरटेल करीब 6.7% का बिल्डअप हुआ। तो आज भारती ने और इनफैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक सब्सटेंशियल OI एडिशंस देखे, और भारती का चार्ट आपकी स्क्रीन पे है। यस, इनफैक्ट भारती 795.75 पे इसका आज ये जो क्लोज है वो इसका ऑल टाइम हाई क्लोज होगा। मानस, आपके व्यू के मुताबिक ये जो टिपिकल फ्लैग है जिसका शायद प्राइस पैटर्न आपको रीड करने के लिए 26 जुलाई के प्राइस को मार्क करना पड़े, 26 जुलाई 2021 से लेके आज एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट आज स्क्रीन पे कंफर्म हो गया है। नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट क्या होगा यहाँ का? और देखिए, भारती ने तो एक फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया है, और अब मेरा समझना है कि आपको यहाँ पर पहले तो 835 से 840 तक के भाव देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर हम ये जो ब्रेकआउट देखा गया है उसके अगर हमें टारगेट सेट करने होंगे तो वो 910 से लेकर 930 की रेंज में रहेंगे। तो करंट लेवल से भी 100-125 रुपए की रैली देखने को मिल सकती है। कभी भी कोई करेक्शन मिले तो आई थिंक भारती एयरटेल में खरीदारी करके ही चलना है। अब नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस है वो 775 पे रखना चाहिए। डिप पे खरीदारी करिए 775 के स्टॉप लॉस से। 835 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 910 रुपए। तो ये देखिए तेजी में स्टॉक और बढ़ता हुआ 910 तक जाने के चांसेस हैं, और ये टेलीकॉम कंपनी आज नहीं, इनफैक्ट सोमवार तक रेडार पर रहनी चाहिए, क्योंकि 5G का रोल आउट कल होता हुआ दिखाई देगा। असीम मनचंदा को आगे जोड़ेंगे, इस पर बात भी करेंगे। अच्छा, आखिरी 2.5 मिनट बचा है, वेरी क्विकली। सफायर फूड्स लेकर आइए, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया लेकर आइए, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स लेकर आइए। जूतों पर नजरें थी वीरों की, मेरी नजरें खाने पर है, क्योंकि ये देखिएगा यहाँ पर अचानक तेजी बनती हुई दिखाई दी है। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया आपके सामने 2.5% ऊपर, लेकिन सफायर में सबसे ज्यादा गेन्स देखने को मिले, इनफैक्ट 6-7% भाग गया वो काउंटर। गावा साहब, आई एम नॉट श्योर आपका कोई प्लान है क्या अगले 3 दिनों में अपने मित्र के साथ, अंजन के साथ खाना वाना खाने का, लेकिन ट्रेड बताते जाइए हमारे दर्शकों को। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, सफायर या स्पेशलिटी फूड्स, बारबेक्यू नेशन भी इस समय 3% ऊपर। सफायर तो अच्छा लगता है मुझे बिल्कुल, और काफी अच्छा लगता है। ब्रेकआउट मिला है फ्रॉम अ हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर, 1504 पर ट्रेड कर रहा है। मुझे तक 1550-1600 मीटर ऑफ टाइम वहां तक जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लगता है। रही बात स्पेशलिटी रेस्टोरेंट की, मुझे लगता है यहाँ पर एक साइडवेज जोन है, थोड़ा बेरिश बायस है, लोअर लेवल पे सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। कंफर्मेशन हमें अपूर्ण मिलेगा जब वो 215 पार कर लेगा। जब तक 215 पार नहीं करता, थोड़ा प्रेशर रहेगा स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में। मेरा दोस्त है, लेकिन स्टॉक तो डाउन है ना। है तो फिर ये है कि रेस्टोरेंट में खाना खा लिया जाए, स्टॉक ना लें, उसी पैसे का खाना खा लिया जाए जो स्टॉक में लगाने वाले थे। और सफाया में तो पैसे बन ही रहे हैं, वहां पे बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला आज। ये ऐसे खान पान वाले स्टॉक्स चलेंगे मुझे लग रहा है अगले 5-6 दिन और, दशहरे तक, दशहरे नहीं दिवाली तक यहाँ पर एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ से सीजन पिकअप होगा। चलिए वॉल पर आते हैं और देखते हैं आपको आज की क्लोजिंग बहुत ही धमाकेदार होती हुई दिखाई दी है, जहां पर इस हफ्ते धीरे धीरे करके गुब्बारे से हवा निकल रही थी, लेकिन आज का दिन फिर से वो एक स्ट्रेंथ गेन करने वाला साबित हुआ है। 17,104 के आसपास निफ्टी जाकर टिकेगा, 284 अंकों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक देखिए 2.5% ऊपर, 1050 पॉइंट की बढ़त देखी जा रही है, ये भी 38,700 के पार निकलने में कामयाब, एक मजबूत ट्रेंड आज के दिन। तेजी कहां से आई? निजी बैंकों के साथ साथ पीएसयू बैंक इंडेक्स 90 पॉइंट ऊपर, 3% तक के गेन्स देखने को मिले। एसबीआई, कैनरा, पीएनबी, बड़ौदा, इन सब स्टॉक्स में हमने देखी अच्छी खासी खरीदारी। निफ्टी का फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स भी 400 पॉइंट ऊपर। आज गौर करिएगा दूसरे पॉकेट्स पर जहां पर तेजी रही है, उसमें आप ध्यान देंगे तो निफ्टी आईटी करीब 180 पॉइंट ऊपर। मेटल्स का एक अच्छा जलवा देखने को मिला, अच्छी चमक आई। हिंडाल्को 5% ऊपर आया, जेएसपीएल में तेजी देखने को मिली। टाटा स्टील, सेल जैसे काउंटर्स थे तो 2% तक का इजाफा वहां पर बनता हुआ दिखाई दिया। आज तो रियल एस्टेट काउंटर्स में भी खरीदारी देखने को मिली है। ऑटो बिक्री के आंकड़े दरअसल कल सुबह से आते हुए दिखाई देंगे, तो उस पर भी नजरें होनी चाहिए। ऑटो इंडेक्स आपके सामने लगभग 200 पॉइंट ऊपर, और यहाँ पर बड़ा क्या है? बड़ा यही है कि दरअसल सितंबर के महीने में बिक्री के आंकड़े बहुत ही
देखते हैं यहाँ पर फाइनल क्लोजिंग में स्टॉक्स का क्या हाल है। 17,110 पर जाकर इंडेक्स टिका है और निफ्टी बैंक 38,720 के आसपास। ये प्रोविजनल क्लोज का आंकड़ा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद पॉजिटिव आज क्लोजिंग पर। हीट मैप लेकर आइए, देखिए वो कौन से स्टॉक्स रहे जहां पर आज सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। तो हिंडाल्को टॉप परफॉर्मर 5% ऊपर। टेलीकॉम काउंटर्स में भारती 4.5% का इजाफा। भारती के साथ साथ आपको रिलायंस नहीं भूलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जियो के 5G वाले प्ले का इजाफा देखने को मिला है। दूसरी तरफ ऑयल बिजनेस का भी इजाफा देखने को मिला है। बजाज फाइनेंस में खरीदारी, फिनसर्व में तेजी देखने को मिली। निजी बैंकों में कोटक 3% ऊपर, एक्सिस में 2.5% तक का इजाफा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंक जहां पर 1.5% तक की बढ़त देखने को मिली है। तो ये मजबूती वाले ट्रेड्स रहे। HDFC बैंक भी 3% भागा तो 2.5% तक की बढ़त यहां पर देखने को मिली। ICICI बैंक में भी। इंफोसिस, TCS जैसे काउंटर्स, HCL टेक जैसे काउंटर्स में नियरली आधे से 1% तक का इजाफा देखने को मिला है आज के दिन। और टाइटन की भी चमक आज लौटी है, लगभग 3% ऊपर रहा काउंटर। क्या नहीं चला? जो नया एंट्रेंट है निफ्टी का, अदानी एंटरप्राइजेस 1% नीचे, यहाँ पर बिकवाली की पोजीशंस। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला जैसे काउंटर्स में हुई। ब्रिटानिया, एशियन पेंट, HUL, ITC इस पूरे हफ्ते जहां पर मार्केट ऊपर से प्रेशर में था, इन स्टॉक्स का सहारा था तो वहां पर उन्होंने विराम लिया, हल्की सी मुनाफा वसूली आई। लेकिन कुल मिलाकर आज का क्लोज शानदार रहा है, कॉन्फिडेंस जताने वाला रहा है। 17,100 के काफी करीब हम जाकर टिके हैं। ये है आज बुल्स की वापसी। स्क्रीन पर करीब 276 अंकों का इजाफा क्लियरली देखने को मिला। चलिए इस मोड पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जायजा लिया जाएगा खिलाड़ी नंबर 1 में हफ्ते का विजेता कौन बना है। बने रहिए आप CNBC आवाज के साथ।